दोस्तों आज एक नया मांगा स्टार्ट करने वाले हैं जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी बताइएगा आपको कैसा लगा। तो कहानी कुछ शॉर्ट में बताता हूँ आपको पहले। तो शॉर्ट में कहानी कुछ ऐसा है कि एक अनाथ जिसका परिवार अंडरवर्ल्ड ने तबाह कर दिया था, उसे एक चौंकाने वाला सच्चाई पता चलता है। वही ऑर्गेनाइजेशन जिसने उससे सब कुछ छीन लिया था, उसे उसके अपने पिता ने बनाया था। बदले की आग में जलते हुए वो एक ऐसे स्कूल में घुस जाता है जो भविष्य के क्राइम सिंडिकेट लीडर्स को ट्रेन करता है, और वो अपने माँ के मौत के लिए जिम्मेदार धोखेबाज को ख़त्म करने के लिए दृढ़ रहता है। दुश्मनों से घिरा हुआ उसे सिर्फ अपनी ताकत और रणनीति से टॉप पर पहुंचना होगा। द बैटल फॉर रिवेंज बिगिंस नाउ। स्टोरी के शुरुआत में हम देखते हैं एक डिश पड़ा हुआ है जिसमें एक सिगरेट पड़ा हुआ है और इस डिश का नाम है तकोयाकी। और हम देखते हैं एक कपल बैठा हुआ है एक रेस्टोरेंट पे। दोनों डिनर करने आए होते हैं इस रेस्टोरेंट पे, जिसमें से वो लड़का उस डिश को मंगवाता है जिसका नाम है तकोयाकी, और वो खुद सिगरेट के टुकड़े को रख कर वो चिल्ला कर बोलता है, जल्दी मैनेजर को यहाँ बुलाओ अभी के अभी, मेरे तकोयाकी डिश में सिगरेट का टुकड़ा फंसा हुआ है। और वो लड़की लड़के को बोलता है, मैंने शायद इसका थोड़ा सा हिस्सा खा लिया है, मुझे क्या करना चाहिए। तो वो लड़का लड़की से पूछता है, तुम ठीक हो? और फिर बोलता है, तुम लोग हमारे साथ हुए डैमेजेस का पे करने वाले हो, तुम लोग जानते हो। बोलकर वो किसी चीज़ को फ्लोर पर फेंक देता है। तभी पास ही में बैठा हुआ दो बंदा जो डिनर करने के लिए आए होते हैं, उनमें से ग्रीन टी शर्ट वाला बंदा बोलता है, नो वे, उसने खुद उस सिगरेट के टुकड़े को डिश में रखा और अब वो स्टोर को ब्लेम कर रहा है। आखिर वो क्या है, एक यकूजा? तो उसके पास ही में बैठा हुआ दूसरा बंदा जो वाइट टी शर्ट में है, वो बोलता है, ए इडियट, अपना वॉइस डाउन रख, क्या होगा अगर वो इशिंकाई गैंग से हुआ तो ग्रीन टी शर्ट वाला बंदा बोलता है, हाँ, नो वे राइट, वो लोग ऐसे किसी जगह पे तो नहीं आ सकते है ना। तभी वो वाइट टी शर्ट वाला बंदा उसको थप्पड़ लगाते हुए बोलता है, चुप कर मोरॉन। तो वो लड़का चोट में आओ करता है। तभी कपल वाला बंदा स्टोर के स्टाफ को देखकर चिल्ला के पूछता है, मैनेजर अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? हे यू पार्ट टाइमर, तुम बहरे हो या क्या हो? मैंने कहा मैनेजर को बुलाओ। तभी स्टोर का स्टाफ उसके पास एटीट्यूड में आते हुए बोलता है, तेरा प्रॉब्लम क्या है बे? कपल वाला बंदा बोलता है, क्या? और खड़ा होते हुए बोलता है, तुम्हारे पास इतना हिम्मत कहाँ से आया कि तुम एक कस्टमर से ऐसे बात करो? मैंने कहा, मेरे तकोयाकी डिश में एक सिगरेट का टुकड़ा मिला है और ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, तुम समझे मुझे? और ये एटीट्यूड किसे दिखा रहे हो? हाँ, निकोटीन एक पॉइजन है, तुम्हें जानते हो ना, इसीलिए मुझे मेरे खाने का पे करो चुपचाप। स्टोर वाला बंदा आराम से ना कर देता है और बोलता है, इस स्टोर में कोई भी सिगरेट नहीं पीता, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम्हारे डिश में कोई सिगरेट का टुकड़ा मिले। अगर तुम्हें सब कुछ सेट ही करना है और फंसाना है तो कम से कम अपना ब्रेन तो यूज़ कर लेते। अनलेस तुम ही वो हो जो खामियाजा भुगतना चाहते हो हमारे बिजनेस को ख़राब करने का। और तभी कपल वाला बंदा बोलता है गुस्से में, दोबारा बोलना। बोल के वो स्टोर वाले बंदे का मुंह पकड़ता है अपने हाथ से और वॉल में चिपका देता है, और चिपकाते हुए बोलता है, और कुछ बोलना है तुम्हें? अगर मैंने तुमसे कहा है कि मुझे पे करो तो चुपचाप अपना मुंह बंद करो और मुझे मेरा पैसा दे दो जो तुमने डैमेज किया है मेरा। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि मेरा बड़ा भाई कौन है, वो इशिनकाई गैंग का एक मेंबर है, समझे तुम? अगर मैंने उसे ये बता दिया तो सिर्फ तुम नहीं बल्कि तुम्हारा पूरा का पूरा फैमिली कल तक दिखाई भी नहीं देगा। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मैनेजर को बुला लेना चाहिए? और ये सुनकर वो स्टोर वाला बंदा कपल वाले बंदे का कॉलर को पकड़ता है और उसे जोर से हेडबट दे देता है। और ये देखकर कपल वाली लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, माकून, क्या तुम ठीक हो? तो माकून बोलता है, ने ये बास्टर्ड। स्टोर वाला बंदा रुकता नहीं है, पंच करते हुए बोलता है, इशिंकाई,
वो एक जिसे मैं सबसे ज़्यादा नफ़रत करता हूँ। फिर अपने पंच को रोकते हुए बोलता है, तूने क्या कहा? मेरा फैमिली कल तक दिखाई नहीं देगा, है ना? तुझे पता है इशिंकाई वो बास्टर्ड्स है जिन्होंने मेरे फैमिली को मार दिया, मेरे मदर का मर्डर कर दिया। और फिर वो एक्सप्लेन करता है, इशिंकाई अगर एक शब्द में बताया जाए तो इशिंकाई जापान के सबसे बड़े क्राइम सिंडिकेट है। 10 साल पहले काउंटलेस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया में फैले हुए थे, वो एकजुट हुए और एक सिंगल सिंडिकेट बने जिसको इशिनी सेत्सु बोला गया। लेकिन इस प्रोसेस में काउंटलेस वॉर्स हुए और आखिरकार ये इतना बढ़ गया कि गन फाइट होने लगे। इवन सिविलियंस भी उन गन फाइट में मारे गए और उन्हीं में से मेरा एक माँ भी था। उन्होंने मुझे खुद से बड़ा किया। वो मेरी इकलौती फैमिली थी, मेरी सब कुछ, और इशिनकाई ने उन्हें मुझसे छीन लिया। बोलते हुए उसने एक पंच डिलीवर कर दिया फिर से उस कपल वाले बंदे को और उसे फ्लोर पे गिरा दिया और बोला, किसी के बारे में डींगे हाँकने से पहले ये देख ले कि तू कोई स्पेशल बंदा नहीं है। और फिर हम देखते हैं वो कपल वाला बंदा फ्लोर पे गिरा खास रहा होता है और खून थूक रहा होता है, और उसका गर्लफ्रेंड इतना डरी हुई होती है कि वो दोनों हाथ से अपने मुंह को कवर कर लेती है ताकि कोई आवाज़ ना आए। फिर स्टोर वाला बंदा वो कपल वाले लड़के के बालों को एक हाथ से पकड़ते हुए बोलता है, मैं खुद को रोक नहीं पाता जब मैं तुम जैसा और इशिंकाई जैसा घटिया लोगों को देखता हूँ जो लोग कुछ नहीं करते, बस दूसरों के लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं। मैं बस तुम जैसे लोगों को यहाँ से और अभी साफ कर देना चाहता हूँ। बोलकर वो माकून को मारने ही वाला था कि तभी वो देखता है उसके पीछे एक हट्टा कट्टा और एक डरावना सा इंसान आ जाता है जो और कोई नहीं स्टोर का मैनेजर होता है यानी मालिक। और वो एक लात मारता है वो स्टोर वाले बंदे को और वो दूर जाके गिरता है। और वो मैनेजर स्टोर वाले बंदे के ऊपर चिल्ला के बोलता है, आखिर तुम ये कर क्या रहे हो योची? हमें पता चलता है कि स्टोर वाले बंदे का नाम योची होता है जो कि मेन कैरेक्टर भी होता है। स्टोर का मैनेजर गुस्से में बोलता है, और कितना बार तुम्हें बताना पड़ेगा, अगर तुम कोई सीन क्रिएट करते हो स्टोर पे मैं उसे जाने नहीं दूंगा। मैंने तुम्हें इसलिए फाइट नहीं सिखाया ताकि तुम कहीं पे भी वायलेंस स्टार्ट कर दो। तभी योची खड़ा होते हुए बोलता है, उस बंदे ने स्टार्ट किया था, और बताइए मुझे क्या मैं गलत हूँ किसी बात पे? इसके जैसा घटिया लोग जीना डिज़र्व ही नहीं करते। सोसाइटी के भले के लिए इस जैसे लोगों को साफ कर देना चाहिए। तभी स्टोर का मैनेजर उसे जोर से चाटा मार देता है और बोलता है, कल से स्टोर पे मत आना। मैं नहीं चाहता कोई लो लाइफ थक मेरे जगह को देखे। तभी योची अपना सर नीचा कर लेता है और लड़की माकून को हिलाते हुए बोलती है, ए माकून होश में आओ। उफ, ये तो बहुत एम्बैरेसिंग है, ये बेहोश हो गया क्या? कम ऑन, खुद को संभालो, ये बहुत ही पैथेटिक है। लेकिन तभी एक बंदा स्टोर से निकलते हुए फ़ोन मिलाते हुए बोलता है, चेयरमैन ये मैं हूँ, मैंने अभी अभी कंफर्म किया है और कोई गलती नहीं हो रहा, ये वही इंसान है जिसे आप ढूंढ रहे हो। मैंने नहीं सोचा था कि वो एक तकिया की शॉप चला रहा है, वो भी इस जगह पे। तभी स्टोर के मैनेजर को जैसे कुछ सेंस हो जाता है और हम देखते हैं कि बाहर वो बंदा हंसते हुए बोलता है, मैं आज रात को सब कुछ देख लूँगा। फिर हम देखते हैं रात हो चुका है और स्टोर के अंदर योची साफ सफाई कर रहा है और मैनेजर हिसाब किताब कर रहा है। तभी मैनेजर योची को बुलाते हुए बोलता है, योची क्या? योची बोलता है तो मैनेजर बोलता है, मैंने जो पहले कहा है उसे मजाक में मत लेना, तुम्हें अभी इस स्टोर पे कोई हेल्प करने का ज़रूरत नहीं है और स्कूल जाओ। तो योची बोलता है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो मैनेजर इरिटेट होते हुए बोलता है, डैम इट बच्चे,
तुम कभी कोई बात क्यों नहीं सुनते? तभी योची बोलता है, अगर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसका मतलब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। मैं नहीं जाऊँगा अगर मैं मर भी जाऊँगा तो मैनेजर इरिटेट होते हुए चिल्ला के बोलता है, तुम इतना जिद्दी बच्चे क्यों हो? हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि सीरियसली तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए? इस तरीके से जीने से कोई मरा हुआ इंसान वापस नहीं आता। एक अच्छी ज़िंदगी जियो और अपने मॉम को शांति दो। अब आगे बढ़ जाओ। मुझे पता है वो हादसा बहुत डरावना था, लेकिन अब आगे बढ़ जाओ। तभी यर्ची बोलता है, स्कूल जाना? क्या आप भूल गए मेरे मॉम किस दिन मारी गई थी? वो मेरे एलिमेंट्री स्कूल का पहला दिन था। जब मैं स्कूल में था, नहीं जानता था कुछ भी और नए दोस्तों के साथ खेल रहा था और हंस रहा था। मेरे मॉम को किसी ने गोली मार दी और वो दर्दनाक मौत मारी गई। कुछ टाइम बाद जब मुझे कॉल आया और मैं उनके पास भागा, मुझे पता चला मेरी मॉम मर चुकी थी। और ये बोलकर वो अपना मुंह पकड़कर बैठ जाता है और स्टोर का मैनेजर योची चिल्ला के उसके पास भागता है और बोलता है, अब बहुत हो गया, इसके बारे में बातें करना बंद करो। तभी योची बोलता है, मुझे पता है कि मुझे मूव ऑन करना है और मैं करना भी चाहता हूँ, लेकिन मैं डरता हूँ। क्या होगा अगर मैं स्कूल जाऊँ दोबारा और अंकल भी डिसअपियर हो गए तो? तभी स्टोर का मैनेजर यानी योची का अंकल बोलता है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। योची बोलता है, माफ़ कीजिएगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तब तक नहीं जब तक ये दुनिया बदल नहीं जाती। फिर हम देखते हैं शहर के बीचों बीच एक एलईडी स्क्रीन पे एक न्यूज़ चैनल चल रहा होता है, जिसमें से एक सूट बूट पहना बंदा बोलता है, इशिनकाई अब कोई क्राइम सिंडिकेट नहीं रहा। इस दुनिया में जहाँ वो लोग आज़ाद घूम सकते हैं, कोई तरीका नहीं है कि मैं खुश रह सकूं। और हमारे देश के क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन ने अपने फाइनेंसेस और पावर को मिलाकर जापान के 5 ग्रेट पावर्स में से एक बन गए हैं। वो लोग अब देश के इकोनॉमी को भी कंट्रोल करते हैं। उन लोगों ने अपने आप को एक नया नाम दे दिया है, जिसका नाम है न्यू वन ग्रुप। हमारे देश अब कुछ नहीं कर सकता उन्हें बस नज़रअंदाज करने के अलावा, क्योंकि वो लोग अब जापान के 5 ग्रेट पावर्स में से एक बन गए हैं। फिर हम देखते हैं कि अंधेरे रात में 3 बंदा मास्क लगाकर स्टोर के तरफ बढ़ रहे होते हैं और स्टोर के अंदर योइची बोलता है, या तो इशिनकाई ख़त्म हो जाएगा या मैं। तभी वो 3 बंदा स्टोर के गेट को खोलकर अंदर जाने लगते और अंकल नोटिस कर लेते हैं। तीनों बंदा चाकू निकालकर अंकल और योइची को अप्रोच करने लगते हैं और अंकल योइची को बोलता है, योइची भागो यहाँ से। तभी एक बंदा चाकू लेके स्लैश करने ही वाला था अंकल को कि अंकल डॉज कर लेते हैं और उसे एक जोर का मुक्का मारता है और योइची को बोलता है, पीछे वाले दरवाजे से भागो जल्दी। और वो 2 बंदा अंकल को चाकू से स्लैश करते हैं, पर अंकल जैसे तैसे डिफेंड कर लेता है, पर फिर भी चोट तो उनको लग ही जाता है। और ये सब देख के योइची डर जाता है और बोलता है, अंकल। तभी अंकल बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना भागो। तभी एक बंदा पीछे से आके योइची पर हमला कर देता है और उसको आँख में लग भी जाता है और योइची चिल्ला देता है, उफ। और वो माफिया का बंदा जैसे ही दूसरा स्लैश मारता है, अंकल सामने आकर योइची को बचा लेता है, पर इस प्रोसेस में अंकल का कपड़ा फट जाता है और अंकल को बैक में कट भी लग जाता है और अंकल और योइची नीचे गिर जाता है और अंकल पूरा खूनम खून होता है। तभी वो माफिया के बंदे कुछ बोल ही रहे थे कि तभी एक माफिया का बंदा बोलता है, तुम लोग इधर उधर की बातें करना बंद करो और पकड़ो उनको। और फिर हम देखते हैं योइची अपने आँखों को पकड़कर उठ रहा होता है और उफ कर रहा होता है। तभी अंकल अपने कपड़ों को फाड़कर योइची के सामने आ जाता है और योइची अंकल को पूछ रहा होता है, अंकल क्या आप ठीक हो? तो वो हक्का बक्का रह जाता है अंकल के बैग को देखकर और योइची सोचता है, नो वे। अब जब मैं ये सोच रहा हूँ कि इससे पहले मैंने एक बार भी अंकल का बैग नहीं देखा और ये है क्या, ये यानी अंकल, मैं इसे किस तरीके से लूँ? पहला बार जब मैं इतना बड़ा बैग इनका देख रहा हूँ। तभी वो अंकल से पूछ लेता है, अंकल क्या आप इशिनकाई के मेंबर हो? योइची इसीलिए ये सवाल पूछता है क्योंकि अंकल के पीछे इशिन लिखा हुआ है, वो अनमिस्टेकेबल मार्क जो हर इशिनकाई मेंबर के पीछे होता है। चैप्टर 2 का शुरुआत योइची के फ्लैशबैक से होता है, जहाँ वो फ्यूनरल में बैठा है
और वहाँ शोक मनाने के लिए उसके अलावा और कोई नहीं है। वहीं पर वो पहला दिन अंकल से मिला था, जहाँ पर अंकल ने उससे पूछा था, क्या तुम योइची हो? तुम काफ़ी बड़े हो गए हो जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था। योइची, तुम तब बहुत छोटे थे, तुम्हें शायद सब कुछ याद ना होगा, पर फिर भी क्या तुम मुझे जानते हो? तो योइची बोलता है नहीं। तब अंकल अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं हूँ शिगेरू यामाडा। प्रैक्टिकली देखा जाए तो मैं तुम्हारे पापा का एक पुराना दोस्त हूँ। फिर योची सुनाता है, मुझे याद है वो कहीं से प्रकट हो गए थे जब मेरे पास ना कोई पिता था, ना ही कोई सिंगल फैमिली मेम्बर बचा हुआ था, और वो क्यों ही मुझसे झूठ बोलेंगे। मुझे सतर्क रहना चाहिए था। हालांकि मैं तब बच्चा ही था, पर फिर भी इतना बड़ा था कि समझ सकूं क्या बेहतर है। और हालांकि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मैं भी किसी पे भरोसा करना चाहता था, और कोई ऐसा हो जिस पर मैं रिलाई कर सकता था। मुझे याद है मैं अंकल के कंधों पे बहुत रोया था, क्योंकि मुझे लगता था वो कोई बुरे आदमी नहीं है। मुझे याद है जब मैं अंकल को पकड़ के रो रहा था, तब अंकल ने मुझसे कहा था, अरे अरे बच्चे, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा, लगता है तुम्हें तुम्हारे पापा की ताकत मिली है, अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। और तब से हम फैमिली बन गए। अंकल मेरा बाल सुखाता था, मेरे गलती होने पे डांटता था, मुझे सिखाता था, बिल्कुल एक ट्रूली फादर एंड सन के तरह। और तब से वो मेरे लिए बन गए वन एंड ओनली इरिप्लेसेबल फैमिली, या ऐसा ही कुछ जो मैं सोचता था। पर अब जब मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानता। प्रेजेंट में अंकल शिगेरू योइची से कहता है, चीज़ों को पैक करो, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। तो योइची कहता है, वो सब भूल जाइए और सबसे पहले मुझे एक्सप्लेन कीजिए। तो अंकल कहता है, हम बाद में बात करेंगे, अभी इसके लिए सही टाइम नहीं है। तो योइची चिल्ला के बोलता है, अभी के अभी मुझे एक्सप्लेन कीजिए, ये सब कुछ क्या है, और आप इशिंकाई के पार्ट कब से बन गए, और ये वो सब कुछ क्या था, आपने इतने सालों से मेरा ख्याल क्यों रखा, आप मेरे सिचुएशन जानते थे, फिर क्यों क्यों कोई इशिंकाई का मेंबर जिसने मेरे मम्मी को मार डाला मेरे इतने करीब आ जाए कि मेरे पेरेंट्स का जगह ले ले। तभी एक अनजान बंदा इंटरप्ट करते हुए बोलता है, ये बहुत ही आसान है तुम्हें बचाने के लिए, बोल के वो अपनी पीठ के पीछे से चाकू निकाल लेता है और हाथों से सहलाने लगता है, और अंकल और योइची देखने लगता है। और फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं काजी हूँ न्यू वन ग्रुप से, या फिर यूँ कह सकते हो इशिनकाई का फॉर्मर मेंबर। मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें मारने के लिए, यंग मास्टर योइची। और योइची सोचने लगता है, क्या यंग मास्टर? तभी अंकल बोलता है, एक मर्द को इतना ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। तभी योइची बोलता है, नहीं रुको, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तो वो बंदा शॉक्ड होता है, बोलता है, क्या क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता? तब अंकल चिल्लाते हुए बोलता है गुस्से में, मैंने कहा अपना मुंह बंद रखो। तभी वो बंदा बोलता है, लगता है इतने सालों से तुम्हें अंधेरे में रखा गया है, तुम्हारा फादर का नाम टोमोया शिंडो है, वही इशिंकाई का असली फाउंडर है। इतना सब कुछ सुनकर योइची पूरा शॉक में आ जाता है, और शॉक के मारे पूछता है, मेरा फादर क्या? तभी ताजी यानी वो माफिया का बंदा बोलता है, और ये जो आदमी इतने सालों से तुम्हारा ख्याल रख रहा है, तुम्हें क्या लगता है ये कौन है? तभी अंकल ये सब सुनकर पूरा गुस्सा हो जाता है, और गुस्से के मारे बोलता है, अगर तूने अपना मुंह बंद नहीं रखा तो मैं तुझे मार डालूंगा, बोल के अंकल ताजी को फुल पावर से पंच मारने जाता है। तो ताजी अंकल के हाथ पे चक्कू घुसेड़ देता है और बोलता है, ये है शिगेरू यामाडा, न्यू वन ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, या फिर ऐसा भी कह सकते हो इशिंकाई के फाउंडिंग मेंबर में से एक, इनका ये है नंबर 3। और तभी अंकल चोट में चिल्ला रहा होता है, उफ उफ करके। तभी वो फिर से बोलता है, ताजी, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ सालों से ये बहुत ही नरम पड़ गए हैं। मैं उनके अतीत के कारनामों की कहानियाँ सुनने के लिए उत्सुक था, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं फाइनली आपसे मिल सका। तभी अंकल काजी को लात मारकर दूर फेंकते हुए बोलता है, तुम वाकई बहुत ज़्यादा बात करते हो लड़के। और पीछे से योइची आवाज़ लगाते हुए अंकल को बोलता है, क्यों क्यों आपने वो सब से मना नहीं किया अंकल? क्या मेरे फादर वाकई में इशिंकाई के फाउंडर है? तो फिर उन लोगों ने मेरे मॉम को क्यों मारा? आप चाहते तो मॉम को इन सब से बाहर रख सकते थे, और अभी वो लोग मुझे टारगेट क्यों कर रहे हैं? अगर मैं फाउंडर का बेटा हूँ तो क्या मुझे वो लोग सदस्य नहीं मानते?
तब अंकल योइची को बोलता है, मैंने कहा ना मैं सब कुछ तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूँगा, अभी तो हमें यहाँ से भागने का ज़रूरत है। तब योइची चिल्ला के बोलता है, मेरे सवाल से बचना बंद कीजिए और ये मत कहना कि आप यहाँ पर अकेले रहने वाले हैं, आप भी मेरे साथ चल रहे हैं अंकल। तब अंकल गुस्सा होकर बोलता है, योइची मेरा बात सुनो अभी, मैंने तुम्हारे पापा से वादा किया है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, फिर चाहे जो हो जाए। तभी तक काजी अंकल पे अटैक कर देता है और अंकल भी डिफेंड करने लगता है और फिर उनके बीच घमासान फाइट होने लगता है और फिर एक अटैक सक्सेसफुली काजी अंकल के ऊपर लॉन्च कर देता है, जो अंकल को लग जाता है, अंकल के सीने पे लगता है। तभी काजी मुस्कुराते हुए अंकल को बोलता है, तो आपने पहले चेयरमैन को वाकई ऐसा वादा किया, अब दिल से बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, तो क्या आप एक तरफ हट सकते हैं। तो अंकल उफ का आवाज़ निकालते क्योंकि उनको दर्द हो रहा होता और तभी वो काजी को पकड़ते और चाकू से स्टॉप करते हुए बोलता है, नो वे, तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। तभी काजी डेविल स्माइल देते हुए बोलता है, तो आप अभी भी मूव कर सकते हैं, एज एक्सपेक्ट किया जा सकता है एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से। मैं भी इतने आसानी से हार नहीं मानने वाला। तभी अंकल चिल्लाते हुए योची को बोलता है, अभी तुम्हारा चांस है, भागो यहाँ से। अगर मैं तुम्हें इस तरीके से प्रोटेक्ट करते हुए इन लोगों से लड़ता रहूँगा तो मैं भी मारा जाऊँगा, तो प्लीज़ जस्ट भागो, मेरे बारे में फ़िक्र मत करो, मैं इतना जल्दी नहीं मरूँगा, आई स्वेयर। क्या इससे पहले मैंने कभी तुमसे किया गया प्रॉमिस तोड़ा है। योची यू इडियट, अगर तुम मुझे समझ पा रहे हो तो भागो यहाँ से जल्दी, यहाँ मत रुको। तभी हम देखते कि योची का विजन ब्लर होने लगता है और वो सोचता है, इस सीन को अपनी आंखों के सामने घटते हुए देखकर भी मैं चाचा की बात पर विश्वास करना चाहता था, या फिर क्या ये सिर्फ मौत का डर था जिसने मुझे ऐसे करने के लिए मजबूर किया। ऐसा लगता है मैं खुद को भी नहीं जानता, पर फिर भी मैं स्टोर से भाग आया। मैं भागा, मैं बहुत तेज़ भागा, मुझे पता नहीं मैं कितना दूर तक भागा, मुझे ये भी याद नहीं मैं कहाँ जा रहा था, मुझे एक सिंगल चीज़ भी याद नहीं है। नहीं, एक्चुअली मैं याद नहीं करना चाहता था, क्योंकि जो मेरे मेमोरीज़ है उस दिन का वो अब ख़त्म होता है। बस काफ़ी है, क्योंकि योइची को लगता है कि वो अब मरने वाला है, क्योंकि साइड से कोई बंदा उसे पकड़ने ही वाला होता है और योइची थोड़ा टाइम के लिए जैसे जम सा जाता है। एपिसोड 3 के शुरुआत में हम देखते हैं योइची सेंसलेस पड़ा हुआ है ज़मीन पर और फिर अचानक से उसका आँख खुल जाता है और फिर जब वो बैठता है तो उसके सामने दिखते हैं 3 बंदे। तो वो तीनों बंदे को देखकर बोलता है, व्हाट द हेल, तुम लोग हो कौन आखिर। तभी ब्रिंजल कलर के बालों वाला बंदा बोलता है, आखिरकार तुम जाग गए। तो ऑरेंज कलर वाला बंदा बोलता है, तुम तो अपनी उम्र के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा सोते हो। तभी योइची सोचता है, नहीं, मुझे इन लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग भी पक्का इशिंकाई से ही होंगे। तभी बीच वाला बंदा जो बिल्कुल लीडर टाइप लग रहा होता है वो बोलता है, आपसे जान पहचान करके अच्छा लगा यंग मास्टर। तो योइची बोलता है, कितने पोलाइट हो तुम लोग, ये जानते हुए भी कि तुम लोग मुझे मारने वाले हो। सब लोग मुझे अजीब अजीब नामों से बुलाते रहते हैं, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम लोग मुझे मार सकते हो तो फिर कोशिश करके देखो। तभी ऑरेंज बालों वाला बंदा मजाकिया अंदाज में बोलता है, अरे मैं तो डर गया। और योइची फाइटिंग पोजीशन में आते हुए सोचता है, मैं अभी नहीं मर सकता, तब तक नहीं जब तक मैं सच को सुन ना लूँ। मेरे मॉम के डेथ के पीछे का क्या कारण है और मेरे फादर का क्या कनेक्शन है इशिनकाई से, और क्यों अंकल ने मेरे फादर के साथ प्रॉमिस किया था कि कुछ भी हो जाए वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। मेरे पास बहुत सारे सवाल है अभी भी पूछने के लिए, इसीलिए मैं अभी नहीं मर सकता, बोल के वो एक पंच थ्रो करता है उस बंदे पे। तभी वो बंदा बाउ डाउन करके बैठ जाता है योइची के सामने और योइची पूरा शॉक हो जाता है। तभी वो लीडर जैसा दिखने वाला बंदा बोलता है, हम लोग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यामाडा के इमरजेंसी बुलाने पर यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ से हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तभी वो ऑरेंज बालों वाला बंदा बोलता है, ए बदमाश, क्या तुम थप्पड़ खाना चाहते हो। तभी वो ब्रिंजल कलर का बालों वाला बंदा बोलता है, चुप रहो, कन्वर्सेशन के मिडिल में मत बोलो। तभी वो ऑरेंज कलर वाला बंदा उस बंदे को बोलता है, क्यों क्यों आखिर इस बदमाश के सामने हमें सर झुकाना होगा। तभी योइची बोलता है, आखिर तुम लोग हो कौन। तभी वो लीडर जैसा दिखने वाला बंदा बोलता है, मैं हूँ यूशिन सातो, सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर न्यू वन ग्रुप का और इशिनकाई का नंबर 4। हम लोग आपके साइड है यंग मास्टर। तो योइची सोचता है, हाँ
तो फिर इशिंकाई के पास कुछ ऐसे भी मेंबर है जो लोग मुझे नहीं मारना चाहते और कुछ ऐसे भी मेंबर है जो लोग मुझे मारना चाहते हैं। तभी वो पूछता है तुम लोग मेरे साइड पे क्यों हो? तभी वो बंदा बहुत सीरियस टोन में बोलता है क्योंकि चीज़ों को ऐसे ही होना तय था। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर युशिन सुना रहा होता है कि 10 साल पहले ग्रेट यूनिफिकेशन से एक दिन पहले चेयरमैन शिंडो का निधन हो गया। टोक्यो के आखिरी गढ़ शिटोकाई के खिलाफ युद्ध में वो फ्रंट लाइनर्स पर लड़ते हुए मारे गए और अपने पीछे 2 विल छोड़ गए और उस विल में लिखा हुआ था, पहला, अगर मैं मारा भी जाऊँ तो यूनिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए और न्यू वन ग्रुप इस्टेब्लिश होना चाहिए, और जब न्यू वन ग्रुप इस्टेब्लिश हो जाएगा हर वो चीज़ जो मैं ओन करता हूँ मेरे बीवी और बच्चे को विरासत में मिलना चाहिए। ये विल सुन के हम सब शॉक्ड हो गए थे क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि चेयरमैन के पास फैमिली है। चेयरमैन शायद तुम लोगों को अंत तक छुपा के रखना चाहते थे और उनका जो फाइनल विश है वो व्यर्थ रहा, क्योंकि जिस हाथ में वो विल जाके पहुंचा वो आदमी खुद इशिंकाई के ऊपर राज करना चाहता था। वो कभी इशिंकाई का नंबर 2 हुआ करता था, जो अभी न्यू वन ग्रुप का करंट चेयरमैन है, जिसका नाम है मिकाडो। वो आदमी जो न्यू वन ग्रुप को एब्सोल्युटली कंट्रोल करता है, और उसी ने तुम्हारा माँ का जान ले लिया और वो अब तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। तभी योची पूरा गुस्से में बोलता है मिकाडो, और तभी वो लीडर दिखने वाला बंदा जिसका नाम युशिन है वो योची को कपड़ा पकड़ाते हुए बोलता है, तुम्हारे घाव फिर से खुल जाएंगे अगर तुम बहुत ज़्यादा हिलोगे तो। मैं समझता हूँ तुम कैसा फील कर रहे हो, लेकिन अभी तुम्हें रेस्ट लेने का ज़रूरत है। तभी योची पूछता है क्यों वो लोग मुझे अब तक जीने दे रहे हैं? अगर ऐसा ही बात था तो वो लोग मुझे मेरे मॉम के साथ मार सकते थे। उन लोगों ने तब मुझे क्यों नहीं मारा जब मैं सब बच्चा था? तभी युशिन बोलता है, ऐसा नहीं है कि वो लोग तुम्हें जीने देना चाहते थे, वो लोग बस तुम्हें मार नहीं पाए। अगर चीज़ें उनके प्लान के अकॉर्डिंग चलता तो तुम भी अभी तुम्हारे मदर के साथ मारे जा चुके होते। अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यामाडा रोका नहीं होता तो। तुम्हें शायद पता नहीं होगा पर यामाडा सर ही वो पर्सन है जो इतने टाइम से तुम्हें प्रोटेक्ट करते हुए आ रहे हैं। वही एकमात्र रीज़न है जिसकी वजह से तुम अभी तक सर्वाइव करते पा रहे हो, क्योंकि वो हमेशा तुम्हारे साइड पे थे। तो योची पूछता है, तो फिर अंकल कहाँ है? तो युशिन बोलता है, हमें नहीं पता, हमने उनके साथ कांटेक्ट खो दिया। तो योची कपड़ा हटाते हुए चिल्लाते हुए बोलते हैं, क्या? तो फिर ढूंढो उसे, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? तो युशिन बोलता है, उन्होंने हमें ऑर्डर दिया है कि हम तुम्हें छोड़ के ना जाए। तो योची युशिन से पूछता है, तो क्या होगा अगर उन्हें कुछ हो जाए तो? तब ऑरेंज कलर वाला बालों वाला बंदा बोलता है, तो ये तो फिर बहुत हिलेरियस वाला बात हो जाएगा। तो युशिन फिर योची को बोलता है, तुम रेस्ट करो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है जो इतने आसानी से मर जाए। अगर वो चाहते तो हम कल ही तुम्हारे स्टोर पे आ जाते हैं, लेकिन हम उन पे बिलीव करते हैं। तो योची सोचता है, अंकल ये बिलीव करता है अंकल पे। अंकल ने मुझसे कहा था कि वो नहीं मरेंगे, ऐसा अंकल ने वादा किया था, और अंकल ने अब तक कोई प्रॉमिस नहीं तोड़ा। ये सही है, जो प्रॉमिस उन्होंने उस दिन किया था वो चीज़ अब तक वो करते आ रहे हैं। वो तब से मुझे प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं और वो अब तक ये चीज़ को निभाते आ रहे हैं। और तभी योची युशिन से पूछता है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तो युशिन बोलता है, हमारे साथ आइए। फिर योची कुछ टाइम के लिए सोच में पड़ जाता है और फिर योची पूछता है, तुमने कहा कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे? तो युशिन बोलता है, हाँ एग्जैक्टली। तो योची कहता है, अगर ऐसा ही बात है तो मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्रोटेक्शन। ये सुनकर योशिन पूरा शॉक्ड और हैरान रह जाता है कि अब वो क्या बोले। फिर योची बोलता है, मैं और दूसरों पे रिलाई नहीं कर सकता और छुप छुप के पूरा ज़िंदगी नहीं बिता सकता। इवन अगर अंकल मुझे पीछे से सेफ भी रखे फिर भी ये फैक्ट कि कभी नहीं बदलेगा कि मैं ज़िंदगी भर टारगेट किया रहूँगा, और ये कभी नहीं बदलेगा। अगर बात ऐसा ही है तो अब से मैं फ़ाइट करूँगा, और वो बास्टर्ड मिकाडो जिसने मेरे माँ को मुझसे छीन लिया और जिसने मेरा नॉर्मल लाइफ छीन लिया, मैं उसे अपने हाथों से मारूँगा और हर एक चीज़ वापस लूँगा। तभी युशिन बोलता है, ये एक ऐसी लड़ाई होगी जो तर्क से परे होगी। जो आपका इंतज़ार कर रहा है वो शायद एक अर्थहीन मृत्यु के अलावा कुछ भी ना हो। क्या आप वाकई इससे सहमत है? तभी योची कहता है, क्या मेरा नियत यही नहीं थी? तो उठाओ मुझे कोई ऐसा इंसान बनाओ जिसको तुम सचमुच फॉलो करना चाहोगे। तो युशिन बोलता है, तुम काफ़ी रेकलेस हो, तुम्हारे पास कोई पर्टिकुलर टैलेंट्स नहीं है,
और तुम बहुत मुश्किल से खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हो। तभी यूची कहता है मुझे ये तुमसे सुनने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सच है। तभी यूशिन बोलता है लेकिन मेरे पास एक अच्छा तरीका है, एक ऐसा मेथड जिससे स्ट्रेंथ और इन्फ्लुएंस को सेम टाइम पे गेन किया जा सकता है। तो यूची पूछता है क्या? तो बताओ मुझे, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तभी हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टोक्यो के शहर के शिंजुकु इलाके में एक लोन शार्क एक बुढ़े को पीट रहा होता है और वो लोन शार्क पूछता है बुढ़े से अगर तूने पैसा हमसे उधार लिया है तुझे उसे पूरा का पूरा पे करना होगा अभी। तभी वो बुढ़ा बोलता है ओरिजिनल अमाउंट का डबल पे करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं उसे अफोर्ड कर सकूं। और ये सुन के वो लोन शार्क वाला बंदा बुढ़े को पीट देता है और फिर वो बोलता है मुझे बकवास नहीं सुनना है, ये नेचुरल है कि बोरो किया हुआ पैसा इंटरेस्ट के साथ आता है, यही होता है जब तुम पैसा देने में देरी करते हो। बताओ मुझे क्या मैं गलत हूँ? तभी जो लोग इस कारनामे को देख रहे थे उन्हीं में से एक ग्रीन टी शर्ट वाला बंदा बोलता है उफ, फिर से वही बदमाश। तभी एक ब्लू टी शर्ट वाला बंदा उसे बोलता है चुप रहो, वे सुन लेंगे। पर फिर भी वो ग्रीन टी शर्ट वाला बंदा बोलता है आखिर ये न्यू वन ग्रुप है क्या? सरकार इन लोगों को मनमानी करने की छूट क्यों दे रही है? जापान तो अब ख़त्म हो गया। तभी न्यू वन ग्रुप का एक बंदा जो ये सब कुछ सुन लेता है वो ग्रीन टी शर्ट वाले बंदे को बुलाकर बोलता है ए, आखिर तुम क्या फुसफुसा रहे हो? हाँ, कुछ तो जापान के बारे में फुसफुसा रहे थे और इसमें हमारा गलती क्या है? हाँ, ये दुनिया शुरुआत से ही भ्रष्ट है। क्या तुमने कभी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में सुना है? अगर तुम्हें पसंद नहीं तो तुम खुद उतने स्ट्रांग बन जाओ, जो कि कभी नहीं होने वाला। और वो बंदा पूरा थर थर कांपने लगता है ये सब कुछ सुनकर, क्योंकि उसे डर लग रहा होता है। अभी न्यूअन ग्रुप का वो बंदा बोलता है तुम जैसे लूजर्स के लिए नहीं जो बस शेडोज में छुप के शिकायत करते रहते हैं। बोल के जैसे ही वो ग्रीन टी शर्ट वाले बंदे को पंच मारने जा रहा होता है इतने में कोई उसे नॉकआउट कर देता है। और ये देखकर उसका साथी जो उस बुढ़े से वसूली कर रहे होते हैं वो बोलते हैं क्या, आखिर क्या हो गया? तब जब वो देखता है तो उसका साथी पूरी तरीके से बेहोश पड़ा हुआ है और साइड में एक बंदा बहुत ही आराम से खड़ा हुआ है। तो उस बंदे से पूछता है ए, क्या तुमने किया ये सब? तभी वो बोलता है तुम छोटे शिट। बोल के वो जैसे ही उसको मारने जाता है तो योइची लेफ्ट हैंड से ब्लॉक करता है और राइट हैंड से अपर कट मारता है और एक लात मार के उसे गिरा देता है। और ये सब कुछ देखकर वो लोग जो इस सीन को देख रहे थे वो लोग बोलते हैं नो वे, एक हाई स्कूलर ने एक न्यू वन ग्रुप के थग को टेक डाउन कर लिया। वेट, क्या ये वो यूनिफॉर्म नहीं है? हाँ, कोई डाउट नहीं है, अब ये न्यू वन ग्रुप का ब्रीडिंग ग्राउंड से है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर यूशिन योइची को समझा रहा होता है इशिन हाई स्कूल टोक्यो का एक ऐसा हाई स्कूल है जो न्यू वन ग्रुप चलाता है। ये एक ऐसा प्लेस है जिसको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि ये सिंडिकेट का स्ट्रेंथ और यूनिटी को कल्टीवेट करता है। और मोस्ट ऑफ द जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो आखिरकार न्यू वन ग्रुप को ही ज्वाइन करते हैं, जिनको आखिरकार हम बोलते हैं इशिनकाई। और यही स्कूल तुम्हें अटेंड करना है। योइची यूशिन से पूछता है तुम चाहते हो कि मैं इशिनकाई का कुत्ता बन जाऊं? तो यूशिन जवाब देता है नो वे, तुम्हें वहाँ जाकर कुछ फॉलो करने का ज़रूरत नहीं है, तुम्हें वहाँ जाकर कॉन्क्वेयर करना है। वो स्कूल सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं, वो लोग ही है इशिनकाई और न्यू वन के फ्यूचर, उनके सबसे बड़े एसेट्स। अगर वो लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे तो तुम्हारे लिए वही सबसे बड़े खतरे भी बनेंगे। तो मेक श्योर करना कि तुम सब कुछ कंट्रोल कर लो, पूरे स्कूल के सब कुछ कंट्रोल कर लो। तभी योइची बोलता है मेरा नाम है शिंडो योइची, मैं इस स्कूल को मेरे स्टेपिंग स्टोन के तरह यूज़ करूँगा। चैप्टर 4 के शुरुआत में हम देखते हैं इशिन हाई स्कूल को। ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट्स को असाइन किया जाता है न्यू वन ग्रुप के काफ़ी सारे सब्सिडरी बिजनेसेस में से एक में। इशिन हाई स्कूल एक ऐसा प्राइवेट हाई स्कूल है जिसको एस्टेब्लिश इसलिए किया गया ताकि यंग टैलेंट को ट्रेन कर सके। इस स्कूल को 3 डिपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, सेक्टोरियल डिपार्टमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। हालांकि बिजनेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है क्योंकि इशिनकाई के जो बुजुर्ग हैं उनके फूड स्टेप्स को फॉलो करता है। ये मुंह में स्टिक लिए, आंखों में चश्मा पहने, बिल्कुल बैडेज जैसा दिख रहा एक बंदा स्टूडेंट्स को बोल रहा होता है न्यू वन ग्रुप के टीचिंग्स को वायलेंस के ऊपर बेस्ड है। क्या तुम लोगों को पता है आज हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 10th इशिनकाई हाई स्कूल बिजनेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एंट्रेंस सेरेमनी को। क्या तुम लोग जानते हो ये स्कूल क्यों सपोर्ट करता है आउटडेटेड और कंट्रोवर्शियल पॉलिसी को?
क्या कोई इसका कारण जानता है? तभी हम देखते हैं स्टूडेंट कंफ्यूज नज़रों से एक दूसरे को देख रहा होता है और तभी वो बंदा बोलता है चश्मा पहने कि ऐसा लगता है इस टर्म में काफ़ी सारे वीकलिंग्स आए हुए हैं, क्या तुम लोगों में से कोई रियल मैन भी है? तभी एक स्टूडेंट हाथ उठाता है तो वो चश्मा पहने बंदा पूछता है हाँ तुम? तभी स्टूडेंट बोलता है ये सब कुछ कंसोलिडेशन के लिए है। तभी वो चश्मा पहने बंदा बोलता है जैसे कि तुम लोग जानते हो न्यू वन एक कॉरपोरेशन है जिसको ओरिजिनली एस्टेब्लिश किया है इशिंकाई ने, और इशिंकाई यूनाइट किया है कंट्री के वेरियस ऑर्गेनाइजेशन को सिंगल एंटिटी में। इशिन पैलेस करंट हेडक्वार्टर्स है जिसमें टॉप एग्जीक्यूटिव्स देख रेख करता है अलग अलग बिजनेस सेक्टर में। इशिनकाई खुद न्यू वन ग्रुप से भी ऊपर है। इशिनकाई को हर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से भी ज़्यादा स्ट्रांग होना होगा ताकि प्रॉपरली मैनेज और देख रेख किया जा सके हर चीज़ों का। दूसरे शब्दों में कहे तो न्यू वन ग्रुप को चलाने का मतलब है बलपूर्वक शासन करना, और यही एग्जैक्टली बिजनेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है ताकि एलाइट पर्सनल को हम ट्रेन कर सके इशिनकाई के लिए। तभी चश्मा पहना वाला बंदा बोलता है रुको एक सेकंड के लिए, क्या तुम वाकई में नया स्टूडेंट हो? तभी जिस स्टूडेंट ने हाथ खड़ा किया था उसने बोला हाँ, मैंने अभी अभी एडमिशन लिया है और मेरा नाम है युवाबुची ताकेरू। तभी वो चश्मा पहनने वाला बंदा मजाक उड़ाते हुए बोलता है तुम्हारा फेस तो बिल्कुल एक बुढ़े जैसा है, इवन हमारा यंग बॉस भी तुमसे ज़्यादा यंग दिखता है। तभी स्टूडेंट के बीच खुसर फुसर होने लगता है तो एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को बोल रहा होता है नो वे, क्या वही स्ट्राइक ताकेरू है? तभी दूसरा स्टूडेंट बोलता है इवन मैं खुद भी उससे फाइट नहीं करना चाहूँगा। युवाबुची ताकेरू? ओ डैम, बिल्कुल नहीं। रेड कलर में हुडी पहना हुआ स्टूडेंट मजाक उड़ाते हुए बोलता है ओ मैन, हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट तो वाकई बेकार है, ये बहुत ही मजाकिया है। स्ट्राइक ताकेरू, क्या तुम लोग सचमुच जो तुम लोगों ने कहा कि तुम लोग उससे फाइट नहीं करना चाहते, क्या ये कोई मजाक है? हाँ। तभी योइची उसको बोलता है तुम इतना अकड़ क्यों दिखा रहे हो? तभी ताकेरू उसके सर पे थप्पड़ मारते हुए बोलता है हे डमएस, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। असली मजाक तो तुम हो यू बास्टर्ड। तभी ताकेरू के साथ में बंदा खड़ा हुआ था, वो बंदा बोलता है आखिर इस लंबे बालों वाले बंदा इतना टफ क्यों दिख रहा है? हाँ। तभी वो लंबे बालों वाला बंदा जो रेड टी शर्ट पहना हुआ था वो जोर से सांस लेता है और एक बहुत ही क्रीपी वे में बोलता है ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, लेकिन तुम्हारा कमबैक तो बिल्कुल वीक था, बिल्कुल एक हेल के तरह। मैन तुमने तो वाकई फ्लॉप कर दिया इस बार। हाँ, मैं फनी या डमनेस बनने का ट्राई नहीं कर रहा था। तभी वो बंदा जो स्ट्राइक ताकेरू के साथ में खड़ा हुआ था वो उसके पास जाकर उसके कॉलर पकड़ते हुए बोलता है क्या तुम वाकई इतना डेस्परेट हो एंटरटेनमेंट के लिए? मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ थोड़े टाइम के लिए खेल लेना चाहिए। तभी वो चश्मा पहने वाला बंदा बुलाता है ओए, आखिर ये सेरेमनी के बीच में क्या भसड़ मचा रखा है? ये सुनकर वो बंदा रुक जाता है और थोड़ा डर भी जाता है। तभी वो चश्मा पहने वाला बंदा बुलाता है कि ऊपर आओ, अभी क्या अभी। तभी वो बंदा लंबे बालों वाले लड़के का कॉलर छोड़ ऊपर भागता है और वो लंबे बालों वाला लड़का मजाक करते हुए बोलता है बेवकूफ़, अब डांट खाने के लिए तैयार हो जा। तभी योइची बोलता है इनफ, बहुत हो गया, मेरे सवालों का जवाब दो। आखिर तुम इतना फेमिलियर क्यों बिहेव कर रहे हो? आखिर तुम हो कौन? और तभी वो लंबे बालों वाला लड़का हंसते हुए बोलता है क्या तुम ये पूछ रहे हो क्या इससे पहले हम मिल चुके हैं? ना, हम नहीं मिले। तभी वो बोलता है मैं बस तुम्हारे पास खड़ा था इसीलिए मैंने तुमसे बात किया। तो योइची पूछता है क्यों? तभी वो लंबे बालों वाला लड़का बोलता है मैं हूँ डूनो, मुझे तुम बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदा लगे। तो योइची पूछता है इंटरेस्टिंग कैसे? तभी वो लंबे बालों वाला लड़का बोलता है कि मैंने बहुत तरह के लोग देखे हैं इस तरीके के कामों में, लेकिन मैं बस उनके आँखों को देखकर बता सकता हूँ कि तुम ही रियल डील हो। तब योइची डूनो को देखकर मन ही मन सोचता है आखिर ये कोई मजाक कर रहा है या फिर क्या ये इतना ज़्यादा श्योर है अपने बारे में? आखिर ये बंदा है कौन? तभी डूनो बोलता है किसी भी तरीके का मज़ा जो तुम यहाँ पर देख रहे हो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मेन इवेंट एंट्रेंस सेरेमनी का अभी जस्ट शुरू ही होने वाला है। वैसे मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने थे लेकिन वो मैं बाद में पूछ लूँगा। तभी वो बंदा जिसको चश्मे वाले बंदे ने ऊपर बुलाया हुआ होता है वो बंदा ऊपर चढ़ के बाउ डाउन करते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करके बोल रहा होता है मेरा नाम है शिनचुके ताशेरू, मैं बहुत टाइम से आपसे मिलना चाहता था साई शेन से। तभी वो चश्मे वाला बंदा पूछता है क्या, आखिर क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? तभी वो शिनचुके बोलता है
ऑफ कोर्स आप इशिनकाई के लेजेंड है। और ये सुनकर वो चश्मे वाला बंदा बोलता है, आए आए इन सब को साइड करो, आखिर ये क्या लेजेंड वेजेंड रखा है, ये किस तरह का नॉनसेंस बात कर रहे हो तुम तो बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा बात कर रहे हो। मोर इम्पोर्टेंटली तुम इस स्कूल में क्यों आए हो? तभी शिनजुके बोलता है, इशिनकाई का लॉयल कुत्ता बनने के लिए। और ये सुनकर वो चश्मे वाला बंदा बोलता है, इश, हम लोग कोई ओबीडियंट मर्ड्स नहीं ढूंढ रहे, हम लोग कोई ऐसा इंसान ढूंढ रहे जो एक प्रॉपर ह्यूमन बींग की तरह काम कर सके, कोई ऐसा बंदा जो खुद से ही सब कुछ हैंडल कर सके। और ये सब सुन के शिनजुके एकदम ब्लैंक हो जाता है। तभी वो चश्मे वाला बंदा बोलता है, इन दिनों ये जवान बच्चे सिर्फ बात ही करते रह गए, इनके पास कोई असली चीज़ है ही नहीं। अभी तुम्हारे पीछे एक टफ बंदा खड़ा हुआ है, ये कोई ऐसा है जो लास्ट वीक इशिनकाई से रिटायर हुआ है। और इस जनरेशन चेंज को परखने के लिए हमारा एक सवाल है, क्या तुम लोग वाकई नेक्स्ट एरा को कैरी कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो अपने स्ट्रेंथ से प्रूव करो उसे। तभी वो टफ दिखने वाला बंदा जो लास्ट वीक ही इशिनकाई से रिटायर हुआ है, वो शिनजुके के कंधे को पकड़ता है और उसके गाल पे जोर से मुक्का मारता है और फिर मारता ही जाता है। और इस बीच शिनजुके बस कहता रह जाता है, रुको प्लीज़। और तब तक वो बंदा उसे ढेर कर चुका होता है। और तभी वो बंदा मुस्कुराते हुए बोलता है, जो लोग इस फाइट को हैंडल नहीं कर सकते उन लोगों को एक्सपेल कर दिया जाएगा, तो एक एक करके आगे बढ़ो। और ये सब सुन के स्टूडेंट के बीच में हड़कंप मच जाता है और वो लोग बोलता है, क्या किसी ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया? भर्ती होने के जस्ट बाद एक्सपेल कर देना, क्या ये अलाउड भी है? और तुम लोग मुझे ये बता रहे हो कि हमें एक ऐसे बंदे से फाइट करना जो लास्ट वीक इशिनकाई के लिए काम करता था। क्या ऐसा कोई तरीका भी है कि हम उससे जीत सकते हैं? हमारा ओपोनेंट एक एक्स याकुजा है। तभी वो एक्स याकुजा मनी मन बोल रहा होता है, एक्चुअली ये सब कुछ एक ब्लफ है, अगर वो लोग हार भी जाते तो वो लोग एक्सपेल तो नहीं होंगे, लेकिन ये सब कुछ नहीं है, बस एक परफॉर्मेंस है, एक ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन ताकि उनको पता चले कि वो लोग कितने इनएक्सपीरियंस है और ये दुनिया कितना ब्रूटल हो सकता है उनके लिए। और हॉट हेडेड स्टूडेंट्स को मैनेज करने के लिए इससे बेहतर कोई तरीका है भी नहीं। अगर वो लोग सिर्फ इस चीज़ को इस रूम में देखकर सबमिट कर सकते हैं तो वो लोग अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर वो लोग सिर्फ एक ऑर्डिनरी अनइवेंटफुल स्किल चाहते हैं तो ही, अगर वो लोग एम करते हैं कि वो लोग इशिनकाई को कंट्रोल करेंगे तो वो लोग किसी को भी अपने रास्ते में नहीं आने दे सकते। तभी वो चश्मे वाला बंदा बोलता है, अगला कौन आना चाहेगा? और वो उन बच्चों को देखने लगता है। और लेकिन तभी उसे कुछ एहसास होता है जैसे कोई रिंग में स्टेप अप कर चुका है। और तभी वो एक्स याकुजा तारीफ करते हुए बोलता है, अपने आप इस रिंग में आना, तुम्हारे अंदर वाकई बहुत दम है। और वो चश्मे वाला बंदा सोच रहा होता है, इन दिनों इस एज के बच्चों के लिए बहुत रेयर है, मैं तुम्हारे फाइटिंग स्पिरिट को बहुत ही ज़्यादा एक्नॉलेज करता हूँ। लेकिन तभी वो एक्स याकुजा बोलता है, लेकिन तुमने बहुत ही गलत ओपोनेंट चूज़ किया और मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। और तभी वो चश्मे वाला बंदा मनी मन बोल रहा होता है, टू बी ऑनेस्ट ये बंदा एक टॉप टियर फाइटर है और ये बहुत ही फेमस है अपने ओपोनेंट के ऊपर ब्रूटल होने के लिए। और वो बंदा जैसे ही योची को पंच करता है, योची उसे एक हाथ से पकड़ लेता है। और ये सब कुछ देखकर वो चश्मे वाला बंदा और सारे के सारे स्टूडेंट्स हैरान हुए रहते हैं और ये बहुत ही स्वैग मोमेंट लग रहा होता है। और स्कूल के बच्चे ये बोल रहे होते हैं, उसने बस उसके पंच को एक हाथ से रोक लिया, बस ऐसे ही। और फिर स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को चीयर करने लगते हैं और वो लंबे बालों वाला बंदा हंसते हुए बोलता है, देखा, मैं उसके बारे में बिल्कुल ही गलत नहीं थी। और योची उसके लेफ्ट हैंड को मोड़ देता है तो वो एक्स याकुजा वाला बंदा चिल्ला रहा होता है, आह। और ये बोल के ही वो योची को बोलता है, ए ब्रैट, तेरा हिम्मत कैसे हुआ, मैं तुझे मार डालूंगा। बोल के जैसे ही वो दूसरा पंच थ्रो करता है, योची उसे अपरकट मार देता है और फिर उसे एक पंच मार के गिरा देता है। और तभी योची बोलता है, वेल, अब से फिर मैं आपके केयर में रहूंगा। एपिसोड 5 की शुरुआत में योची चश्मे वाले बंदे को बोलता है, वेल देन मैं आपसे आपके देख रेख में रहूंगा। तभी वो चश्मे वाला बंदा योची को देखते हुए मनी मन सोचता है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, एक फ्रेशमैन ने एक ऐसे मेंबर को हराया जो लास्ट वीक ही इशिनकाई से रिटायर हुआ है, वो भी अपने खाली हाथों से। ये मैं तो ऐसा कुछ वेट कर रहा था सालों से। और वो अपने मनी मन हंसने लगता है, एक डेविल स्माइल देता है। फिर मनी मन बोलता है, हाल ही में यहाँ सिर्फ औसत दर्जे के महत्वहीन लोग ही नज़र आ रहे हैं,
सच कहूँ तो मुझे भी इस साल ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन एंट्रेंस सेरेमनी के बाद से ही वे मेरे मनोरंजन करते आ रहे हैं। उस घटना के बाद पहली बार यहाँ तो एक रेयर टैलेंट मिला है। फिर वो योइची से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? और ये सुन के योइची थोड़ा खामोश रहता है, फिर बोलता है, ओगामी। मेरा नाम है ओगामी योइची। फिर योइची के पीछे एक डेविल सा छाया दिखाई देता है। फिर सीन 1 महीने पहले का शिफ्ट होता है, जहाँ पर एक गोडाउन में योइची ट्रेनिंग कर रहा होता है और वहाँ पर न्यूअन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूशिन सातो उसे बोल रहे होते हैं, तुम्हें फेक नाम यूज़ करना चाहिए। शिंडो योइची चेयरमैन का बेटा है कि ये ऑब्वियस नहीं है? तुम्हें तुम्हारा नाम बहुत ही सावधानी से छुपाना चाहिए। जिस तरीके के हालात अभी है लड़के, तुम फ्रेशर्स के बीच में बहुत अलग लगोगे। तभी योइची उसे बोलता है, कुछ भी ऐसा वैसा मत बोलो जिसे तुम मीन नहीं करते। तभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूशिन सातो उसे बोलता है, मैं बस सच्चाई बता रहा हूँ। तभी योइची पूछता है, क्या सच्चाई? क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका हूँ? तो फिर ये गले में पट्टा क्या है? तभी योशिन सातो उसे बोलता है, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। ये कॉलर कभी नहीं हटेगा, एटलीस्ट तब तक नहीं जब तक तुम एक ह्यूमन के हिसाब से रिकॉग्नाइज नहीं करते। अभी के लिए बच्चे तुम बस एक कुत्ते हो। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो स्ट्रांग बनो, और अगर तुम्हें ये पसंद है तो कम से कम तुम एक कुत्ते नहीं रहोगे। एट द वेरी लीस्ट तुम एक उल्फ बन जाओगे। इसका मतलब सब चीज़ तुम पर डिपेंड करता है लड़के। और ये चीज यही सब कुछ सोच रहा होता है। तभी एक लड़की उसके पास आकर बैठता है और वो लड़की बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है। तभी योइची उससे पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? तभी लड़की बोलता है, ओ क्या तुम ओगामी हो, है ना? मैं हूँ ओमी। फिर योइची योमी को बोलता है, मैंने तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? तब योमी बोलता, ओगामी तुम काफ़ी स्ट्रांग हो, है ना? चलो ना दोस्त बनते। तब योइची बोलता, नहीं, मैं यहाँ पर दोस्त बनाने के इंटेंशन से नहीं आया हूँ। तब ओमी बोलता, क्या? क्यों नहीं? तब योइची बोलता, क्योंकि मुझे उनका ज़रूरत नहीं है। तभी वो फिर से बोलता है, मेरे लिए कमज़ोर बस कचरे के बराबर है। तब ये सुनकर क्लास के सारे बच्चे गुस्से हो जाते हैं और बोलते हैं, ए तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तब योइची बोलता है, इसका मतलब है हर कोई यहाँ पर जो कोई भी मुझसे कमज़ोर है वो मेरे लिए कचरे के बराबर है। तभी क्लास के बच्चे उससे बोलते हैं, तो तुम कह रहे हो कि हम तुम्हारे लिए पथेटिक नोबॉडीज है? तो योइची बोलता है, बिल्कुल सही, कमज़ोर सिर्फ कमज़ोरों की तरह ही व्यवहार कर सकते हैं, मेरे पैर के नीचे रेंगना पड़ेगा। वेल, एक ना एक दिन तुम लोग ऐसा ज़रूर करोगे। फिर योइची बेंच से खड़ा होते हुए मन ही मन सोचता है, मुझे मेरा पोजीशन सॉलिड बनाना होगा जल्द से जल्द, और ऐसा करने के लिए ही मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट चूज़ किया है। मेरे साल को 2 क्लास में डिवाइड कर दिया है, क्लास ए जहाँ पर मैं असाइन हुआ हूँ और फिर क्लास बी। मुझे इस साल टॉप पे रहना होगा। पहले मुझे मेरे क्लास का पूरा कंट्रोल लेना होगा, और जो चीज़ मैंने एंट्रेंस सेरेमनी में देखा, वो लोग जिन लोगों ने अपना पोटेंशियल दिखाया वो लोग आखिरकार क्लास बी में चले गए, और उसके बाद से मैंने उन्हें नहीं देखा। इससे पहले कि गुड बनना स्टार्ट हो, मुझे मेरा चाल चल देना चाहिए और इसे एक ही बार में ख़त्म कर देना चाहिए। और ये जो लड़की मेरे सामने है, मैं इसे एक ट्रिगर की तरह यूज़ करूँगा। तभी योमी योइची को बोलता है, तुमने आते ही एंटायर क्लास के साथ फाइट पिक कर लिया, तुम वाकई बहुत कॉन्फिडेंट हो। चलो देखते हैं, इससे मेरी परेशानी हल हो जाती है। और तभी योइची पूरे क्लासरूम के बच्चों को बोलता है, मुझ पर सबके सब आओ, मैं सबको एक ही बार में हराना चाहता हूँ। और तभी क्लास का एक बच्चा हंसते हुए थोड़ा डेविल स्माइल के साथ बोलता है, तो अब ग्राउंड पे क्रॉल कौन करेगा, यानी कि कौन रेंगेगा? तभी एक दूसरा बंदा बोलता है, आखिर तुमने पहले क्या बोला था, तुम्हारे पैर के नीचे रेंगना, है ना? तभी अचानक से योमी बोल पड़ती है, ऑल राइट, मैं ओगामी कुन के पैर के नीचे रेंगूंगी। और मनी मन योमी बोलती है, अगर तुम जीत नहीं सकते तो अपने आप को बेच दो, इससे आपको एक मौका मिलता है किसी के अंडर स्किल्ड अंडरलिंग बनने का, और आप ऐसे मौके हाथ से गंवा नहीं सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या मेथड हो, ये सब कुछ सर्वाइवल के लिए है ना। तभी एक टकला जो बच्चा होता है वो बोलता है, ये औरत को आखिर हुआ क्या? हाँ, इसने खुद ही ये सब कुछ शुरू किया और ये खुद ही दल बदल कर रही है। और एक दूसरा लड़का बोलता है, आखिर क्या घंटा कर रहे हो, ये तो तुम अंधा भरोसा कर रहे हो, थोड़ा सा शर्म तो पालो। और वो लड़की बेबी फेस बनाते हुए बोलती है,
शर्म, और वो एग्जैक्टली है क्या? अगर मैं किसी बंदे के साथ फ्लर्ट करना चाहूँ तो मैं उससे फ्लर्ट कर सकता हूँ, और मैं किससे फ्लर्ट करता हूँ ये मेरा बिजनेस है। और तुम लोग होते कौन हो मुझे बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए? तुम लोग खुद एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो ना? और यहाँ पर तुम लोग आए हो इसीलिए ताकि तुम लोग इशिनकाई के सफलता का फायदा उठा सकते हो, है ना? तो ये हिपोक्रेट्स बनना बंद करो, और तुम लोग वो होने चाहिए जिनको खुद पर शर्म होने चाहिए। तभी योइची मनी मन सोचता है, ये लड़की, डैम, मैं इसको थोड़ा देर पहले शेमलेस बोल रहा था, या फिर यूं कहूँ इसके अंदर काफी गट्स है। किसी भी तरीके से ये बाकी सबसे तो बहुत अलग है। इसके अंदर थोड़ा सा तो रियल कॉन्फिडेंस है, लेकिन ये सब कुछ आ कहाँ से रहा है? योइची ऐसा मन ही मन सोच रहा होता है। तभी योमी योइची को देखकर बोलता है, ए ओगामी, क्या तुम मुझे अब घूरना बंद करोगे? तुम्हारा फेस बिल्कुल मेरे टाइप का है, ये मेरा धड़कन बढ़ा देता है। आई मीन तुम मेरे लिए परफेक्ट बुल्स आई हो। और तभी योइची बोलता है, बंद करो वेट चीजें बोलना। और ये सब देखकर वो टकलू वाला बंदा बोलता है, तुम दोनों तो मेरा दिमाग खा रहे हो, और मैं तुम दोनों को ही क्रश कर दूंगा। तभी दरवाजा ठक ठक करके खुलता है और होमरूम टीचर अंदर आता है और बोलता है, फिगर्स ये बताता है कि इस स्कूल में काफ़ी सारे रिजेक्ट बच्चे हैं जो क्लास में तो टफ बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन एंट्रेंस सेरेमनी के दौरान उनके पैर थर थर कांपते हैं। तब एक स्टूडेंट्स वो चश्मे पहनने वाले टीचर को देख लेते हैं और बोलते हैं, हाँ लेजेंड तो हमारा होमरूम टीचर निकला। तभी वो चश्मा पहनने वाला बंदा बोलता है, ओए ओए, मैंने कहा ना इस तरीके का टाइटल यूज़ मत करिए, मेरे लिए बहुत एम्बेरसिंग है। और तभी वो स्टूडेंट बोलता है, कोई बात नहीं, अभी सब के सब बैठ जाओ। और तभी वो चश्मे वाला टीचर जो बोलता है, जो कि होमरूम टीचर, वो बोलता है, ए क्या मैंने कहा कि तुम लोग बैठ जाओ? चलो जो भी कर रहे हो उसको चालू रखो। और पहला पीरियड है क्लास रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्शन का, जो एटलीस्ट एक सेमेस्टर तक रहेगा। अब क्योंकि तुम में से कोई एक क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा तो हमें सबसे बेस्ट स्टूडेंट पिक कर लेना चाहिए, और एक जो कोई भी क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनेगा उसको कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे जिसको मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। और हाँ, तब तक कोई एक पर्सन बचेगा खड़ा हुआ जो हर एक दूसरे को क्रश कर चुका होगा, और जो कोई भी आखिर में खड़ा होगा वही बनेगा क्लास रिप्रेजेंटेटिव। और तभी एक स्टूडेंट ये सब सुनकर ब्लैंक हो जाता है, और साथ में ये भी बोलता है, अगर तुम लोगों को ये एडवाइस चाहिए तो बता दूं, सबसे ज़्यादा सही बात ये होगा कि तुम लोग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को पहले क्रश कर दो। और जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था, सब लोग ओगामी को ही टारगेट करेंगे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साइड पे ही रहूँगा एट दी वेरी एंड तक। और ये बात एओमी बोलती है। और हाँ, ये भूलना मत कि जब तुम क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन जाओ, ठीक है? और तभी योइची बोलता है, ऑल राइट, अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन ये एज्यूम मत कर लेना कि हम लोग दोस्त बनेंगे। और तभी योमी बोलते हैं, मैंने तो नहीं कहा कि हम लोग दोस्त बनेंगे, और हाँ अच्छे से और ध्यान से देखना। और तभी योमी बोलते हैं, मनी मन बोलता है, मैं जीनियस हूँ लोगों के पैरों तले रेंगने के लिए। एपिसोड 6 के शुरुआत में हम सुनते हैं, स्किल कभी धोखा नहीं देता। कुछ लोग कहते हैं अगर तुम एक टेक्निक पे मास्टर कर लो तब तुम फिजिकल डिफरेंसेस को मेकअप कर सकते हो, लेकिन ये तभी अप्लाई होता है जब ओपोनेंट एक एमेच्योर हो और सामने वाला अगर एक उच्च लेवल तक एक्सपीरियंस रखता हो तो टेक्निक बस मीनिंगलेस रह जाता है। इस बात को दिमाग में रखते हुए मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या एक औरत जिसका हाइट 160 सेंटीमीटर टॉल हो और वेट 50 केजी हो एक ऐसे मर्द को हरा सकता है जिसका हाइट 180 सेंटीमीटर टॉल हो और वेट 90 केजी हो? बायोलॉजिकली वुमेन मर्द से अलग होते हैं। मर्द, उनके पास स्ट्रॉन्ग मसल होता है कंपेयर टू वुमेन। एग्जाम्पल के तौर पर पावर लिफ्टिंग में औरत मर्द का अगर सेम बराबरी का केजी भी हो फिर भी वो मर्द का सिर्फ 66% वेट ही कैरी कर सकता है, जो कि एक वेल डॉक्यूमेंटेड आंकड़ा है। लॉजिकली बोलूँ तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि एक औरत एक सुपीरियर मैन से फाइट में जीत जाए। हालांकि मेरे सामने जो औरत खड़ी है, नात्सुमी योमी, ये थोड़ा सा अलग है। इसने फिजिक के इस डिफरेंसेस को पार कर लिया है। फिर हम देखते हैं वो टकला योमी को पंच मारने जाता है और योमी किसी तरह से उस टकले के आर्म को लॉक कर देता है।
और फिर एओमी उस टकले को बोलता है, तुम्हारा बॉडी तो काफी अकड़ा हुआ है, तुम जानते हो ना, और मैं 3 गिनने तक तुम रिलैक्स कर देना, ठीक है? तभी वो टकला बोलता है, क्या अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो तो फिर कोशिश करके देखो। ऐसा बोलते ही एओमी काउंटडाउन स्टार्ट करता है, 1 2 एंड 3 बोल के वो जॉइंट को मोड़ देता है और वो टकला चिल्ला के उठता है, वाह। और तभी उसके साथ जो क्लासमेट है वो उस लड़की को गाली देता है और बोलता है, तुम डैम एमेचर, मैं तुम्हें मार डालूंगा, बोल के योमी की तरफ भागने लगता है। और तभी योमी बोलता है, वेल ऐसा लगता है ये तुम्हारे लिए काम कर गया, और हाँ तुम लोग मारोगे, लेकिन कौन किसको मारेगा, और ये तो रियल फाइट भी नहीं है, ये तो बस एक प्रैक्टिस है, बोल के वो जो बंदा उसको मारने आ रहा होता है योमी को, योमी उस बंदे को एक पंच मार देता है और वो बंदा चिल्ला के उठता है वो, और फिर दूसरे बंदे को लाइटनिंग स्पीड में एक और पंच मार देता है और ये पंच सीधा उसके प्रेशर पॉइंट पे मार देता है और मार के योमी मुस्कुरा रहा होता है। लेकिन तभी एक बंदा सामने से आके योमी को पंच मारने जाता है तो योमी उसे डॉज करके उसके नाक पे सीधा नी स्ट्राइक कर देता है और ये उसका एक फिनिशिंग ब्लो होता है जिसको बाइहुन पॉइंट भी बोला जाता है। और ये बहुत ही जल्दी जल्दी में करती है। और तभी फिर एओमी खड़ा होके बोलता है, लगता है मैंने तुम लोगों के ऊपर बहुत ही इजी तरीके से फाइट किया, अगर मैं पूरा ऑल आउट जाऊँ तो तुम सब लोग ऑन द स्पॉट मर सकते हो। और फिर योइची बोलता है, लगता है ये इसमें बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड है। लेकिन तभी सामने से एक और क्लासमेट बोलता है, ओए इतना ज़्यादा कॉकी मत हो, डैम प्रेशर पॉइंट पे एम करते हो, ये तो एक बुज़दिली है। तभी एओमी बोलता है, तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन मेरे लिए तो यही विक्ट्री है। और तभी वही बंदा फिर बोलता है, लगता है ये औरत बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। तभी एओमी फिर से बोलता है, इस तरीके के फाइट में कोई बुज़दिली नहीं होती है ना। और तभी योइची सोच रहा होता है, बुज़दिली कहाँ, ये तो टोटली एक कंप्लीट और अनडिनाइबल विक्ट्री है। फिर एओमी जिप निकाल के चिढ़ा रहा होता है उन क्लासमेट्स को जो बच गए हैं और फिर बोलता है, अगर तुम लोगों को लगता है कि प्रेशर पॉइंट्स को टारगेट करना एक बुज़दिली है तो ये प्रूव करता है कि तुम लोग बड़े पिक्चर को देख ही नहीं पा रहे हो। तभी योइची मन ही मन सोचता है, सच्चाई तो ये है कि उसने अपने ओपोनेंट्स का सारे के सारे अटैक परफेक्टली रीड कर लिया था और उसे बड़े ही प्रिसीजन के साथ डॉज किया है। और एट द सेम टाइम उसने अपने ओपोनेंट के पैर पे लात मारा ताकि उसका ओपोनेंट का बैलेंस बिगड़ जाए, और फिर उसी वक्त वो उसे एक आर्म बार लगा देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने बहुत ही एक्यूरेटली मल्टीपल प्रेशर पॉइंट्स पे हिट किया है और खुद को होल्ड बैक किए बिना। और बुज़दिली, ये कोई बुज़दिली नहीं है, ये तो बिल्कुल बुज़दिली नहीं है, ये तो बस स्किल का बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होना है। तभी एक स्टूडेंट बोलता है, ऐसा कोई चीज़ होता ही नहीं है एक फाइट में जिसको तुम बुज़दिली कहो। मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ, लेकिन एंड में वही जीतता है जो जल्द से जल्द एक्ट करना जानता है, सही है ना। और बोल के वो बंदा चेयर लेके एओमी के सर पे मारने जा ही रहा था, तभी योइची बहुत ही स्वैग अंदाज में लात मार के वो चेयर तोड़ देता है और उसे एक पंच मार के दूर गिरा देता है। और एओमी बहुत ही फनी वे में बोलता है, रुको, ऐसा लगता है मैं इसके प्यार में गिरने वाला हूँ। अरे नहीं, मैं तो ऑलरेडी इसके प्यार में हूँ। तभी वो लंबा बाले वाला बंदा बोलता है, ओह नो वे ओगामी, तुम तो वाकई मुझसे लड़ना चाहते हो, है ना। मैं तो इसी चीज़ का वेट कर रहा था, मैं तुम्हें अपने हाथों से क्रश करना चाहता हूँ, और क्योंकि तुम इस क्लास के सबसे स्ट्रांग बंदे में से दिखता हो, सो मैं तुम्हें हराकर क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन जाऊंगा। और तुम क्लास रिप्रेजेंटेटिव क्यों बनना चाहते हो, ऐसा योइची पूछता है। तभी वो लंबे बालों वाला बंदा बोलता है, क्या तुमने सुना नहीं जो टीचर ने कहा, उसको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा और इन सब के अलावा भी मैं इशिनकाई को ज्वाइन कर पाऊंगा। और तभी योइची पूछता है, तुम इशिनकाई क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तभी वो बंदा अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, ये क्या बात कर रहे हो, क्या ये बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन नहीं है। इस दुनिया में जिसमें पावर ही रूल करता है, पैसा, औरत
अगर मैं इशिनकाई ज्वाइन करता हूँ, मैं ये सब पा सकता हूँ और वो सब कुछ जो मैं पाना चाहता हूँ। इशिनकाई स्ट्रेंथ का सिंबल है और इसीलिए मैं तुम्हें हराकर इस क्लास का कंट्रोल लेने वाला हूँ और इस तरीके से इशिनकाई का एग्जीक्यूटिव्स मुझे नोटिस कर लेंगे और तुम भी इसी चीज के पीछे हो, है ना ओगामी? तभी योची बोलता है, दैट्स स्टूपिड। तुम मुझे हराना चाहते हो ऐसे वर्थलेस गोल के लिए? अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं भी वो हूँ जो क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बनूंगा। और ये सुन के वो लंबे बालों वाला बंदा थोड़ा सा शॉक्ड रहता है और फिर पूछता है, क्या? तो फिर बताओ तुम्हारा ग्रैंड एम्बिशन है क्या? हालांकि ऑनेस्टली बोलो तो जिस मोमेंट में तुमने ये स्कूल चूज किया, तुम्हारा इंटेंशन तो काफी क्लियर और ऑब्वियस है ना कि तुम भी इशिनकाई ज्वाइन करना चाहते हो। तभी योइची बोलता है, नहीं, मुझे अपने साथ मत मिलाओ। हाँ, मैं इशिनकाई ज्वाइन करना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ इशिनकाई ज्वाइन करना मेरे लिए इनफ नहीं है। मेरा गोल है कि मैं इशिनकाई का टॉप बनना चाहता हूँ। मैं टॉप पे पहुंचना चाहता हूँ। और ये सुन के वो लंबे बालों वाला बंदा बोलता है, क्या? तुमने अभी अभी क्या कहा? तभी योइची बोलता है, अगर तुम लोगों को आसान शब्दों में समझाना है जैसे कि तुम समझ सको, तो मैं न्यू वन ग्रुप को अपने हाथों में लेना चाहता हूँ। और अगर तुम्हारा एम्बिशन इतना बड़ा ना हो तो कोई फायदा नहीं है तुम्हारा क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनने का और कोई फायदा नहीं है तुम्हारा समझने का। तुम सभी कमजोरों को लगता है इशिनकाई एक फैंसी ब्रांड है जिसे पहनकर तुम लोग घूमना चाहते हो और इसीलिए मुझे फॉलो करो। मैं तुम लोगों को इशिनकाई से भी बड़े प्लेस पे लेके जाऊंगा और अपने आंखें खोलो और देखो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है और ध्यान से सुनो मैं तुम्हें क्या प्रॉमिस कर रहा हूँ। और अगर सिर्फ शब्द काफी नहीं है तुम्हारे ट्रस्ट को जीतने के लिए, तो फिर मेरे पास आओ, मैं तुम्हें समझाऊंगा और बताऊंगा और तुम्हारे दिमाग में ये घुसेड़ दूंगा कि मैं हूँ कौन और तुम लोगों को मुझे क्यों फॉलो करना चाहिए या तुम लोगों को किसे फॉलो करना चाहिए। चैप्टर 7 के शुरुआत में वो लंबे बालों वाला बंदा येजी को पूछता है, आखिर तुम ये सब कुछ कह क्या रहे हो? तुम्हारा गोल है तुम्हें इशिनकाई के टॉप बनना है। तो येजी बोलता है, हाँ, इसमें इतना ज़्यादा सरप्राइजिंग क्या है? अगर मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता जाऊं और सब मेरे आसपास सबको कन्विंस करता जाऊं कि टॉप ही असली डेस्टिनेशन है, इस प्रोसेस में मुझे सबसे पहले क्लास का टॉप बनना होगा। और हाँ, मैं सीरियस हूँ, मैं इस अपॉर्चुनिटी को लेके क्रिस्टल क्लियर हूँ और कोई भी जो रेडी है वो मेरे साथ आ सकता है। और ये सुन के वो लंबे बालों वाला बंदा जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते रहता है और हंसते हुए बोलता है, हमारी क्लास में एक रियल लुनेटिक है। ऑल राइट, ठीक है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ ओगामी, और अगर ऐसा ही बात है तो मैं तुम्हें फॉलो करूँगा। इकारी तेनमा तुम्हें फॉलो करेगा और आज से मैं तुम्हारा एक वफादार कुत्ता हूँ। और एक बात अपने दिमाग में गाड़ लेना और मेरे नाम को याद रखना, ठीक है? और हमेशा केयरफुल रहना, क्योंकि जिस वक्त मैंने ये सोच लिया कि तुम मेरे मास्टर बनने के लिए अनवर्दी हो, तो मैं इन्हीं दांतों को तुम्हारी गर्दन में गड़ा दूंगा और बिना किसी मर्जी के। याद रखना, इकारी टेनमा। क्या ये वही इकारी है? ऐसा एक स्टूडेंट दांत चबाते हुए डर में बोलता है और दूसरा स्टूडेंट का पसीना छूटता है और वो बोलता है, मैंने उसके बारे में सुना है, वो एक पागल कुत्ता है जो पैसों के लिए किसी को भी फॉलो कर सकता है और किसी को भी काट सकता है पैसों के लिए। मैंने ये सुना है 2 महीना पहले वो ड्रग्स के बिजनेस को रन करने की वजह से पकड़ा गया था। क्या? सिर्फ 2 महीना पहले? एक स्टूडेंट पूछता है, तो फिर वो यहाँ क्या कर रहा है? तभी वो टकला वाला स्टूडेंट बोलता है, हो सकता है न्यूऑन से कोई उसे छुड़ा ले आया हो और उस पे एक इंटरेस्ट पैदा हो गया हो, और एक बच्चे को छुड़ाना उन लोगों के लिए कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन जो कुछ भी हो, ये सब कुछ मैटर नहीं करता। तभी योइची बोलता है, जो मन में आए वो करो, लेकिन अगर तुम सचमुच मुझे फॉलो करना चाहते हो तो मुझे अपने काम से दिखाओ। जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो ये है कि इकारी जैसा कोई इंसान भी जो
एक एनिमल है, वो भी अब एक मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है, ओगामी को एक्नॉलेज कर रहा है। तभी वो होमरूम टीचर बोलता है, वेल देन ओगामी यानी योइची, आज से तुम क्लास ए के क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो, लेकिन तुमने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी की है, क्या तुम भूल गए हो तुम कहा हो मुझे फॉलो करो। तुम्हारा होमरूम टीचर होने के नाते मैं इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता। चलो अब हम लोग एक मीटिंग कर रहे हैं, तो मेरे साथ चलो। फिर हम देखते हैं योमी मनी मन मुस्कुरा रहा होता है और मनी मन सोचता है, क्या ऐसा हो सकता है कि एक्सीडेंटली ही सही मैंने स्कूल लाइफ में मेरे लिए एक हार्ड टाइम चूज कर लिया है। फिर हम फैकल्टी ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर योची और होमरूम टीचर बैठे हुए हैं मीटिंग के लिए। जहाँ पर पहले तो होमरूम टीचर योची को चाय सर्व करता है, जिस चीज़ के लिए योची होमरूम टीचर को थैंक्स बोलता है और फिर पूछता है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात तो ये है, क्या ये आपका लेक्चर टाइम नहीं है। तब योची को लगता है जैसे उसका होमरूम टीचर काफ़ी ज़्यादा खुश है और किसी बात से तो इम्प्रेस है, और होमरूम टीचर ये सब सुनकर बोलता है, ना ना मैं तो तुमसे पहले ही कहा था, अभी मैं तुम्हारे साथ प्रॉपर होमरूम टीचर की तरह बात करूंगा। और तभी योची होमरूम टीचर को देख के पूछता है, टीचर क्या कुछ अच्छा हुआ है। तभी होमरूम टीचर बोलता है, इतने टाइम के बाद हमें एक टॉप स्टूडेंट मिला है, कि ये सेलिब्रेशन करने के लिए सही वजह नहीं है। पिछले कुछ सालों से मैंने कोई नोटवर्दी इंसान पैदा नहीं किया और हायर अप्स द्वारा हमें लगातार तितर बितर किया जा रहा है। क्या तुम जानते हो, इतने टाइम से मैं वेट कर रहा था और इतना सहन कर रहा था इन सब कचड़ों को, बस एक टॉप स्टूडेंट देख सकूं जिसके अंदर एम्बिशंस का आग जल रहा हो, जैसे कि तुम। खैर, इससे ये फैक्ट नहीं बदलता कि तुम काफ़ी ज़्यादा घमंडी हो। इशिनकाई के टॉप तक चढ़ने के लिए और न्यू यॉन को अपने हाथों में लेने के लिए तुम्हारे पास जिगड़ा तो है, बोलना पड़ेगा। मैं तुम्हारे जज्बे को अप्रिशिएट करता हूँ, तुम्हारा एटीट्यूड सही है। और योची पूरा ब्लैंक रहता है, उसे पता ही नहीं, उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या बोले। फिर होमरूम टीचर फिर से बोलता है, इन दिनों सारे नए स्टूडेंट जो भी आए हैं वो सिर्फ अपने शेडी बिजनेस के बारे में सोचते हैं, लेकिन कोई ऐसा जो रियल हो जैसे तुम्हारे जैसा एम्बिशियंस वाला बंदा काफ़ी रेयर है। इशिनकाई और न्यू यॉन बहुत ज़्यादा बदल चुका है, ये अब पहले जैसा नहीं रहा। थग्स के लिए ये एक डैन बन गया है जो सिर्फ इजी लाइफ का टेस्ट लेने आते हैं। मैं सोचता हूँ कि प्रेसिडेंट शिंडो क्या कहते अगर वो ये सब कुछ देखते, और ये सब सुनकर योची फिर भी ब्लैंक रह जाता है। योची जैसे कुछ बोलना तो चाहता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। तभी योची फिर पूछता है होमरूम टीचर से, क्या पास्ट में कुछ अलग था। तो होमरूम टीचर बोलता है, हाँ अलग तो था। जैसा कि तुम जानते हो, इशिनकाई हमेशा से ही एक एंटी सोशल ऑर्गेनाइजेशन रहा है, प्रैक्टिकली एक ऐसे वर्ल्ड को क्रिएट करना जहाँ पर वायलेंस ही पैसा और पावर को कंट्रोल करता हो। लेकिन तभी योची बोलता है और चिल्ला और थोड़ा गुस्से में बोलता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि करंट इशिनकाई और ओल्ड इशिनकाई में कोई डिफरेंस है। तभी वो होमरूम टीचर बोलता है, कोई ऐसा जो इशिनकाई के टॉप तक पहुंचने का दावा करता हो, उसके लिए काफ़ी कन्विंसिंग है। तभी योची बोलता है, मैं बस इशिनकाई के एसेंस के बारे में सच बोलना चाहता था और यही मेरा सोच है। और तभी होमरूम टीचर बोलता है, इशिनकाई का एसेंस, हाँ जैसे ये एग्जाम्पल के लिए। तभी हम देखते हैं होमरूम टीचर का बायां हाथ काटा हुआ है, और ये देखने के बाद योची पूछता है, वो हाथ क्या हुआ। तभी होमरूम टीचर बोलता है, चलो फिर मेरा एक सवाल का जवाब दो, मैं ऐसा किस चीज़ के पीछे था जिसके लेन देन करने के लिए मुझे अपना बायां हाथ गंवाना पड़ा। तभी योची बोलता है, इशिनकाई के सर्वाइवल के लिए या ऐसा कुछ। तभी टीचर बोलता है, गलत। तो फिर योची बोलता है, तो फिर अपने लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तब टीचर दोबारा बोलता है, फिर से गलत। सही जवाब है, मैं ये सब किसी चीज़ के पीछे था ही नहीं, मैंने अपना बायां हाथ खो दिया, साथ में अपना बायां आँख भी। और ये सब कुछ मैंने इसीलिए खोया क्योंकि मैं प्रेसिडेंट शिंडो को प्रोटेक्ट कर रहा था, और इसी तरीके से मैं रिटायर हो गया। और तब से लोग मुझे लेजेंड के नाम से जानते हैं, और उन सब के लिए शुक्रिया भी, क्योंकि उन सब की वजह से मुझे बहुत रिकग्निशन मिला है और मैंने एक अच्छी ज़िंदगी जी है। लेकिन मैं अपने जान को खतरे में डालकर ऐसा कुछ नहीं चाहता था। मेरा जो बॉडी है वो बस अपने आप हिल गया क्योंकि मैं प्रेसिडेंट शिंडो को बचाना चाहता था। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या हो, लेकिन मैं जो चाहता था वो था प्रेसिडेंट शिंडो को प्रोटेक्ट करना, और बस इतना ही। प्रेसिडेंट शिंडो उसी तरीके के बंदे थे
और इशिनकाई में हर कोई उनसे जुड़ा हुआ महसूस करता था, जैसे सेम बॉन्ड शेयर करना। वही डिफरेंस है एक पंक में और एक रियल ऑर्गेनाइजेशन में, और यही इशिनकाई का एसेंस है, समझे बच्चे। फिर टीचर खड़ा होते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता तुम एम क्यों कर रहे हो इशिनकाई के टॉप तक पहुंचना, लेकिन अगर तुम सचमुच उतना ऊपर जाना चाहते हो तो तुम्हें एक लीडर बनना होगा, एक रूलर नहीं। तभी योइची मन ही मन सोचता है, मेरे फादर आखिर किस तरीके के इंसान थे, उन्होंने किस तरीके के लाइफ जिए होंगे जो अभी तक मरने के बाद भी लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं। तभी होमरूम टीचर फिर से बोलता है, एक रूलर नहीं, एक लीडर की तरह। और हाँ, यही हमारा मीटिंग का एंड होता है। और हाँ, एक और बात जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम अपने ड्यूटीज क्लास रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर संभालोगे, याद आया? तभी योइची बोलता है, हाँ याद आया। फिर होमरूम टीचर बोलता है, ऐसा सोचो कि तुम मिडिल स्कूल में हो, बाकी सब सेम टू सेम ही है। तभी योइची बोलता है, समझ गया सर। और जाते जाते टीचर एक और बात बोलता है, एक और बात सुनना योइची, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्लास बी गाइस को इतना लाइटली मत लेना और उनसे झगड़ा मत मोड़ लेना, ठीक है? अगर तुम गलती से भी उनसे झगड़ा मोड़ लेते हो तो तुम शायद मर भी सकते हो। तब योइची थोड़ा हैरान होते हुए पूछता है, क्या मर भी सकता हूँ? आखिर आपका मतलब क्या है? तभी टीचर बोलता है, मेरा मतलब है उनसे झगड़ा मत मोड़ लेना। जैसे कि तुमने अभी कुछ देर पहले कहा कि तुम इशिनकाई का लीडर, इशिनकाई का टॉप तक पहुंचना चाहते हो, ठीक उसी तरीके से इसका ये मतलब नहीं कि तुम उनसे झगड़ा मोड़ ले लो। तभी योइची होमरूम टीचर को बोलता है, आखिर वो लोग क्लास ए से अलग कैसे है? तभी टीचर उसको बोलता है, हाँ अलग है, वो लोग एक्चुअली में स्पेशल स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर इशिनकाई के एग्जीक्यूटिव्स के रिकमेंडेशन के थ्रू भर्ती हुए हैं। और फिर हम देखते हैं डूनो को, डूनो जो अंगड़ाई ले रहा होता है क्योंकि उसे ये सब बोरिंग लग रहा होता है। वो बोलता है, मुझे लगा था स्पेशल स्टूडेंट्स थोड़े से इम्प्रेसिव होंगे, लेकिन ये लोग भी बोरिंग निकले। मुझे लगता है अब तो मेरा होप सिर्फ उसी पर टिकाना होगा। जल्दी करो और मुझसे मिलो ओगामी। बोल के वो हंसने लगता है और फिर बोलता है, नहीं शिंडो योइची। एपिसोड 8 के शुरुआत में हम देखते टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा होता है और तभी वो टीचर ऑब्जर्व करता है एक स्टूडेंट सो रहा है, तो वो उसके पीछे वाले स्टूडेंट को बोलता है, उस स्टूडेंट को जगाओ जो सो रहा है। और वो स्टूडेंट ये सुनकर वो स्टूडेंट जो सो रहा है उसको जोर का टपली बजाता है, जिसके वजह से वो सोया हुआ स्टूडेंट जोर से आवाज़ करता है उफ करके, क्योंकि उसे बहुत जोर का पड़ा हुआ होता है। और तभी वो टीचर उस स्टूडेंट को बोलता है, क्लास अभी शुरू ही हुआ है, सो मत जाना। और साइड में बैठकर योइची सोच रहा होता है, कुछ दिन हो गए जब एंट्रेंस सेरेमनी खत्म हुआ है, अभी तक मैं एक अच्छा नॉर्मल हाई स्कूल लाइफ जी रहा हूँ, जैसा कि हर रेगुलर स्कूल में होता है। हमें उन सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है जैसे जापानीज, मैथ, इंग्लिश, और हमें कुछ रूल को मान के चलना पड़ता है, जैसे एक निर्धारित टाइम तक कोई स्मोकिंग नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। हालांकि ये जगह पूरी देश के अपराधियों से भरी हुई है। मुझे लगा कि हालत बिगड़ने में बस कुछ ही समय बाकी है, क्योंकि ग्रेट्स इशिनकाई में प्रवेश को प्रभावित कर सकता है। मेरी उम्मीदों के विपरीत सभी लोग वास्तव में अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। वैसे इनका मुझसे कोई लेना देना भी नहीं है। मैं पढ़ाई से नफरत करता हूँ और ऐसा नहीं है कि मेरा एम है कि मैं इशिनकाई ही बनूं। ऑफ कोर्स इस स्कूल का भी कुछ यूनिक खूबी है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये बंदा जो मेरे सामने बैठा है, ये क्या खा रहा है अभी? डॉग फूड। डॉग फूड जो न्यूट्रिशनली बैलेंस होता है, लेकिन उसके अंदर हाई कैलोरीज होता है और आसानी से डाइजेस्ट किया जा सकता है। इनफैक्ट हमारे नेबर में जो साउथ कोरिया है, उनका कहना है याकुजा अपने मसल बढ़ाने के लिए खाते थे डॉग फूड को। ऐसा लगता है ये यूनिक ट्रेंड हमारे क्लास में भी आ गया है, क्योंकि क्लासरूम से कॉन्स्टेंटली कुत्ते के खाने की बदबू आता रहता है और मुझे ऐसा फील कराते जैसे मैं किसी कुत्ते के पिंजरे में हूँ। आखिर ये लोग कैसे खा रहे हैं ये सब? और हम देखते हैं उधर योमी मनी मन सोचता है, शायद प्रीमियम ब्रांड की गंध इतनी खराब नहीं होती, इसीलिए असल में ये उतना बुरा भी नहीं है। और हम देखते हैं योइची खांसने लगता है क्योंकि उसे ये गंध बर्दाश्त से बाहर लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं योइची सातो सैन से बात कर रहे हैं। सातो सैन यानी योइची का प्रोटेक्टर। अभी के लिए जो मेरा नेक्स्ट गोल है कि क्लास बी को टेक ओवर करना, उस प्लान को कुछ टाइम के लिए होल्ड पे रखना पड़ेगा और हमें ध्यान से ये प्लान एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और अभी इसका सही टाइम नहीं है। तभी सातो सैन पूछता है,
जिस तरीके से आपने कहा, जो कि मैंने ध्यान से सुना भी, क्या वो लोग वाकई बहुत ज्यादा डेंजरस है? तब योची बोलता है, सातो सैन, इस पॉइंट पे रिस्क बहुत ही हाई है। इशिनकाई के सीनियर मेंबर ने उन्हें रेकमेंड किया है, और दूसरे शब्दों में कहूँ तो उन्हीं लोगों ने प्लान किया है उन्हें। और इसका मतलब है प्रैक्टिकली वो लोग ग्रुप के आंख और कान है। अगर चीजें जरा सा भी गलत चला जाता है, मेरा जो ट्रू आइडेंटिटी है वो एक्सपोज हो सकता है। हाँ, और ये जो मेरा एनरोलमेंट हुआ है ओगामी नाम से, ये टोटली मीनिंगलेस बन जाएगा। इसका मतलब अगर वो लोग गलती से भी बैकग्राउंड चेक करते हैं तो सब खत्म। हाँ, मैं पहला साल जल्द से जल्द क्लियर करना चाहता हूँ। तभी सातो सान पूछता है, क्या इसके कोई और भी रीजंस है? तब एची बोलता है, मैं सोच भी नहीं सकता वो लोग किस लेवल के होंगे और उन लोगों को कैसे चूज किया जाता है। आखिर किस तरह का ट्रेनिंग करते हैं वो लोग और किस तरह का एक्सपीरियंस गेन करते हैं वो लोग, और पता नहीं कितना बार वो लोग मौत से बच के आए होंगे। फिर सीन दोनों के तरफ शिफ्ट होता है, और लास्ट एपिसोड में हमने जैसा कि जाना, दोनों को योची का सच्चाई पता है, और इधर अब दोनों योची के क्लासरूम के बाहर खड़ा होकर देख रहा है कि योची एओमी और इकारी टेन्मा के साथ बात कर रहा है। और ये सब कुछ देखकर दोनों मन ही मन सोचता है, ओह, तो तुमने आखिर इतने सारे दोस्त बना लिए। खैर ठीक ही है, ऐसा लगता है कि मुझे अगली बार आना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे रास्ते में कोई आए, इसीलिए अगली बार मैं तुम्हें तब देखूंगा जब तुम अकेले होगे, बोल के वो हंसकर जाने लगता है। रात के समय आसमान में चांद चमक रहा होता है, और योची के दरवाजे पे ठक ठक होता है, और ठक ठक सुनकर योची बोलता है, आखिर कौन है भाई जो इस टाइम पे ठक ठक कर रहा है? हाँ, आ रहा हूँ, थोड़ा रुको, कौन हो तुम? बोल के जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, वो पूरा शॉक रह जाता है और पूछता है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और सामने से योमी जवाब देता है, भर्ती होने के जस्ट बाद इशिनकाई के मेंबर को नॉकआउट कर देना, फिर क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी बन जाना बुरा नहीं है, और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं तुम्हें इग्नोर कर सकूं, तो फिर चलो सेलिब्रेट करते हैं। बोलते हुए वो एक टोपला आगे बढ़ा देता है और फिर बोलता है, तुम्हारा वफादार सेविका नात्सुमी योमी तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आया। मैं एक्चुअली में रात को ही आना चाहती थी क्योंकि तुम क्लास रिप्रेजेंटेटिव चूज किए गए हो, लेकिन जो कन्वीनियंस स्टोर है वो मेरे सोच से भी ज्यादा दूर है। और ये सुनकर योची जल्दी से अपना दरवाजा बंद कर देता है, और फिर योमी उसके दरवाजे पे ठक ठक करते हुए पूछते हैं, हे, तुम दरवाजा कैसे बंद कर सकते हो? अगर मैं पकड़ी गई तो मैं एक्सपेल हो जाऊंगी। और बोल के फिर वो बोलता है, ओगामी कुन, दरवाजा खोलो ना। फिर इसके पीछे का रीजन एक्सप्लेन करता है योची। इशिन हाई स्कूल बिजनेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एक फुल्ली रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। जो इसका ऑफिशियल रीजन है वो है स्टूडेंट को एक्सपीरियंस कराना कम्युनल लिविंग के बारे में, और उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के स्किल्स और यूनिटी के बारे में आगे बढ़ाना। लेकिन जो इसका असली पर्पस है वो इन सब से भी ऊपर है। जो इसका असली पर्पस है वो है बिजनेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को फुल्ली कंट्रोल करना स्ट्रॉन्ग फाइटर्स के द्वारा, और उनमें से काफी सारे क्राइम में इन्वॉल्व है, जैसे ड्रग्स देना या फिर किसी को मार डालना, इस तरीके के क्राइम में। और न्यू वॉन ग्रुप के कॉर्पोरेट इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए इशिनकाई ने स्टूडेंट्स का बाहर जाना बंद करा दिया और उन्हें अपने हॉस्टल में लॉक रहने बोला है, और उन्हें एक प्रॉपर सर्विलेंस में रखा गया है। क्योंकि हॉस्टल के रूल्स काफी स्ट्रिक्ट है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है उसे फॉलो करना ही पड़ता है। स्टूडेंट को अपने रूम में बंद रहना पड़ता है और कभी भी बाहर निकलने से मना किया गया है। स्पेशली किसी दूसरे स्टूडेंट के रूम में जाना तो बिल्कुल ही मना है। और फिर हम देखते योमी को योची ने अंदर बुला लिया होता है, जहां पर अब योची योमी को बोलता है, तुमने अभी अभी दोनों के दोनों रूल तोड़ दिए। और फिर योमी बोलता है, कोई बात नहीं, इट्स फाइन, स्ट्रेस मत लो, बस रिलैक्स करो। और फिर योची बोलता है, ये मेरा रूम है। फिर योमी योची को शांत कराने के लिए बोलता है, एक बार वो लोग अटेंडेंस ले ले, उसके बाद वो लोग चेक नहीं करता, और क्या इससे तुम्हें जवानी का एहसास नहीं होता? बहुत अच्छा है ना? फिर योची बोलता है, अगर तुम पकड़े गए तो गए काम से, समझे? एटलीस्ट थोड़ा तो फिक्र करो। फिर योमी बोलता है, ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि मैं पकड़ा जाऊं, अगर मैं पकड़ी भी गई तो फिर मैं एक्सपेल हो जाऊंगी, है ना? तो योची बोलता है, हाँ। और फिर योमी बोलता है,
मुझे उन बेवकूफ़ों पर तरस आता है जो मुझे अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन सच कहूँ तो ऐसा नहीं है कि एक्सपेल हो जाने से मैं मर जाऊंगी या ऐसा कुछ। योमी के बातें सुनकर योइची गुस्सा करते हुए बोलता है, निकलो अभी के अभी, मुझे और झाप मत करो। तब योमी बोलता है, कितना मीन हो तुम, मैं अभी अभी तो आई हूँ। तब योइची बोलता है, मैं इस स्कूल में तुम्हारे साथ खेलने के लिए नहीं आई, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो, लेकिन मैं ये स्कूल छोड़कर नहीं जा सकता। जो बोझ मैं कैरी कर रहा हूँ वो तुमसे काफी अलग है। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गया तो अभी के अभी निकलो। तब योमी खड़ा होते हुए बोलता है, सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रही। ऑफ कोर्स मैं भी नहीं चाहती कि मैं ये स्कूल छोड़ के चली जाऊँ, तुम मानो या ना मानो, पर सीरियसली मैं अपने रास्ते पे हूँ और मैं डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती उन इडियट्स को जिनके बारे में मैंने अभी अभी मेंशन किया। सो मुझे सुनना चाहिए जो हमारे क्लास रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं ना, और इसके बदले में तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा, समझे? बोल के वो एक लिस्ट पकड़ा देता है योइची को और योइची पूछता है, क्या है ये? तब योमी बोलता है, क्लास ए के बाद अब क्लास बी है ना, तो मैंने ये फिगर आउट किया है कि ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मददगार होगा और इसे किसी भी हालत में खोना मत, वरना मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगी। और योइची उस लिस्ट को देख के बोलता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्लास बी के स्टूडेंट्स के प्रोफाइल का? तब योमी बोलता है, सही कहा तुमने, ये लिस्ट हम तुम्हें बताएगा वो लोग कहाँ से आए हैं, क्या करते थे और किन किन ने उन्हें रिकमेंड किया है और किस तरीके के वेपन्स में या फिर मार्शल आर्ट्स में वो स्पेशलिस्ट थे, और भी बहुत कुछ। बहुत इम्प्रेसिव है ना, राइट? तब योइची पूछता है, आखिर तुम्हें इस तरीके का चीज कैसे मिला, कौन हो तुम? फिर योमी क्यूट बनते हुए बोलता है, ये अभी के लिए सीक्रेट है, चलो पहले थोड़ा क्लोज आ जाए। और योइची उन लिस्ट को देखते हुए सोचता है, आखिर किसी भी तरीके से ही क्यों ना हो, ये एक बहुत बड़ा खोज है, मैं इन लोगों को एक एक करके एनालाइज कर सकता हूँ और एक इमीडिएट अटैक लॉन्च कर सकता हूँ, अब कोई जल्दबाजी नहीं है। फिर योमी अपने जैकेट को गिराते हुए योइची से पूछता है, तो बोलो अभी, क्योंकि तुम उनके साथ झगड़ा मोड़ लेना चाहते हो, वो भी बिना सोचे समझे। तुम ये तो जानते हो ना कि एक टाइम तक स्कूल के बाहर तुम फाइट नहीं कर सकते और ये स्कूल के रूल के अगेंस्ट में जाएगा, तो इसीलिए ज्यादा हड़बड़ी मत करो, थोड़ा पेशेंटली वेट करो उस चीज का होने के लिए। और योइची बोलता है, क्या तुम एक्सचेंज इवेंट के बारे में बात कर रहे हो? योमी बोलता है, ऑब्वियसली मैं क्लास वर्सेस क्लास एक्सचेंज इवेंट के बारे में ही बात कर रही हूँ। और क्या ये स्मार्ट तरीका नहीं होगा कि हम अच्छे से प्रिपेयर करके जाए और उन्हें एक ही बार में हरा दे? और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात, तुम्हारा रूम का हीटर इतना हीट क्यों छोड़ रहा है? मुझे तो पसीना आ रहा है, तो माइंड तो नहीं करोगे अगर मैं तुम्हारा शावर यूज कर लूँ? योइची अपना नाक और मुंह ढक लेता है क्योंकि उसने योमी का फिगर देख लिया होता है। और इधर योमी योइची से पूछता है, क्या हुआ, आखिर कुछ हुआ है क्या, तुम ठीक तो हो? और इधर योइची का नाक से खून बह रहा होता है और योइची मनी मन सोचता है कि मैं बचपन से ही बंद रहा हूँ, मेरा कोई ज्यादा खासा दोस्त भी नहीं है। और फिर वो योमी को बोलता है, निकलो प्लीज, घर चली जाओ प्लीज। हम देखते कि इधर योमी सोच रहा है, योइची को अपनी उम्र की लड़कियों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। एपिसोड 9 के शुरुआत में हम देखते हैं होम रूम टीचर स्टूडेंट्स को बता रहा होता है, बिजनेस डिपार्टमेंट में हर सेमेस्टर एक यूनिक इवेंट रखा जाता है जिसको एक्सचेंज मीट बोला जाता है, और सिंपली कहे तो ये एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल की तरह है, एक्सेप्ट वो एकमात्र इवेंट जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड और एग्रेसिव है, जो कि प्योर हैंड टू हैंड कॉम्बैट की तरह है, और ये तुम जैसे ब्रेनलेस सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के लिए है, जिसके लिए परफेक्टली फिट बैठता है। हाँ, तुम लोग सही समझे। नॉर्मली ये 1 वर्सेस 1 यानी क्लास वर्सेस क्लास मैच का तरह होता है, लेकिन रूल को देखते हुए जब क्लासेस इक्वल स्तर पर होते हैं तभी ये चीज होता है। लेकिन तुम में से कुछ लोग ये ऑलरेडी जानते हैं, इस साल क्लास बी में स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स आए हुए हैं जो कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पर है तुम लोगों से। सो हम लोग रूल्स में थोड़े चेंजेस कर रहे हैं। हर क्लास से ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट किया जाएगा, जिसमें एक क्लास प्रेसिडेंट होगा और 2 लोग होंगे। टोटल में
तीन लोगों के अगेंस्ट मैच में compete करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था, ओगामी तुम्हारा क्लास प्रेसिडेंट है, तो अभी सोचो वो 2 कौन होंगे। और तभी एक स्टूडेंट बोलता है, हमारे पास तो ओगामी है, सो हमें टेंशन लेने का कोई बात नहीं है ना। और तभी एक और स्टूडेंट बोलता है, एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव, मैं उन स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा, तो चलो एक साथ लड़ते हैं। और तभी होमरूम टीचर स्टूडेंट्स को टोकते हुए बोलता है, तुम बच्चों को बहुत केयरफुल रहना चाहिए। एक्सचेंज मीट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि स्टूडेंट्स को उनके लिमिट तक पुश किया जा सके। वेपन्स अलाउड होंगे, ऑफ कोर्स स्कूल उन्हें नॉन लीथल वेपन्स ही प्रोवाइड करेगा और टीचर के सुपरवाइजिंग में ये सब कुछ होगा, सो कोई मरेगा नहीं। लेकिन तुम लोगों को इस बात से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि तुम लोग परमानेंटली इनकैपेसिटेट हो सकते हो, यानी कि तुम्हारे हाथ पैर टूट सकते हैं, कट सकते हैं। लेकिन अगर तुम लोग सिर्फ ओगामी के सिलेक्शन पे डिपेंड रहोगे तो ये मत सोचना कि तुम लोग सिर्फ उत्साह से जीत जाओगे। एक बार अपने आप को गौर से देखो, अगर तुम लोग वाकई लंबा जीना चाहते हो तो तुम लोगों को अपने लिमिट्स के बारे में पता होना चाहिए। स्किल के बिना एक्ट करना कि तुम लोग टफ हो, ये सिर्फ तुम लोग बोझ के तरह ही कहलाओगे। एनीवे, पहला एक्सचेंज मीट होने वाला है 8 मई को और आज है अप्रैल 16, सो हमारे पास 20 दिन है। तभी होमरूम टीचर ओगामी को बुलाता है और ओगामी बोलता है, हाँ टीचर बोलिए। तो टीचर बोलता है, 2 मेंबर को चूज कर लो और मुझे हफ्ते भर में रिपोर्ट करना। तो ओगामी बोलता है, समझ गया टीचर। फिर होमरूम टीचर बोलता है, मैं पर्सनली क्लास रिप्रेजेंटेटिव को ट्रेन करूंगा मीट से पहले तक, और जल्द से जल्द जितना जल्द हो सके चूज कर लो, उतना बेहतर होगा। और तैयार रहना क्योंकि ये ट्रेनिंग बहुत ही ब्रूटल होने वाला है, और उल्टी करने के लिए प्रिपेयर्ड रहना। तो चलो क्लास खत्म होता है। तभी एक स्टूडेंट बोलता है, रुको, इतना जल्दी क्लास खत्म हो गया? ये तो 5 मिनट से भी कम था। और हम देखते हैं टीचर बाहर आते हुए बोलता है, चलो सही है, हम लोग आप नए मशीन्स को चेकआउट कर सकते हैं आर्केड में। तब एओमी योइची के पास जाकर पूछता है, तो तुमने क्या सोचा उस चीज को देखकर? तो योइची बोलता है, अगर तुम्हें इस चीज को इतना ओपनली ही बोलना था तो तुमने मेरे रूम में आने की दिक्कत क्यों उठाई? और फिर योमी योइची की तरफ देख के थम्स अप दिखाते हुए और थोड़ा स्माइल करते हुए बोलता है, तुम बहुत ही शर्म हो, और क्या मैंने तुम्हारा हालत देखा था, बहुत ही खराब हो गया था मेरे बॉडी को देखकर, तुम्हारे गाल भी लाल हो गए थे। हंसते हुए बोलता है, इवन तुम्हारे नाक से खून भी निकल रहा था। तब योइची भी पूरा चिढ़ जाता है और उससे बोलता है, चुप रहो। और फिर योमी योइची के टेबल पे हाथ रखते हुए बोलता है, एनीवे, अभी तुम क्या सोच रहे हो? क्या कोई है जो तुम्हारे नजर में आया है? तब योइची उससे पूछता है, ओ तो तुम उन 3 लोगों के बारे में बात कर रहे हो? और योमी बोलता है, हाँ, और वो 3 लोग कौन हो सकते हैं? मेरे ख्याल से जो मेरा गैस या मेरा जो अंदाजा कहता है कि वो लोग कौन हो सकते हैं, वो लोग हो सकते हैं नानपू काई के टॉप पिक हुईशु फैक्शन से उकियो जिन, और ब्याकू याकाई के टॉप पिक होकाइडो फैक्शन से शिरोतानी लो, और इशिनकाई के रिप्रेजेंटेटिव यानी उनके टॉप पिक युवाबुची तकेरू। तब योइची बोलता है, करेक्ट। तब योइची उससे पूछता है, सीरियसली तुम कौन हो योमी? और फिर योमी बोलता है, कम ऑन, एक किंडर गार्डनर भी वाला बच्चा भी बोल देता कि उनके टॉप पिक कौन हो सकते हैं, क्योंकि एक्सचेंज मीट में 3 क्लास रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए और क्लास बी के प्रोबेबल लाइनअप यही 3 हो सकते हैं। तब योइची उससे पूछता है, योमी से पूछता है, नहीं, यहाँ पर एक बंदा है जो इस फाइल से मिसिंग है। तब योमी उससे पूछता है, क्या तुम्हें कैसे पता कि इस फाइल में कौन मिसिंग है? तब योइची उससे बोलता है, मुझे उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन एक और बंदा है जो एंट्रेंस सेरेमनी में मुझे दिखा था। उसका हेयर थोड़ा सा ब्लॉन्ड है, उसका स्किन थोड़ा सा टेन है
और वो बहुत ही कैजुअल कपड़ा पहनता है। तब योमी बोलता, ओ मैंने भी उसे देखा था, लेकिन तुमने ये नोटिस कैसे किया कि वो इस फाइल से मिसिंग है? क्या वो वाकई इतना याद रखने लायक है? तब येची बोलता है, पहले नजर में तो मुझे वो एक दिखावटी बदमाश लगा, लेकिन अब जब मैं सोचता हूँ इसके बारे में तो वो सबसे अलग था। लेकिन तभी योमी येची से पूछता है, अलग कैसे? तो येची बोलता है, ये बहुत ही मुश्किल है एक्सप्लेन करना, लेकिन वो बहुत ज्यादा काम था। ऐसा लग रहा था ये चीजें उसको बिल्कुल भी नर्वस नहीं कर रहे थे। तब योमी योची से पूछता है, योगामी तुम भी तो बिल्कुल भी परफेक्टली काम थे और बहुत ही कंपोज थे, तो इसका मतलब वो भी तुम जितना ही स्ट्रांग है, और अगर नहीं हुआ तो? तब योची बोलता है, सिर्फ ये ही एकमात्र चीज नहीं है। तब योमी पूछता है, तो क्या है? तो तब योची बोलता है, उसका एटीट्यूड, उसका कंपोजर, ऐसा लग रहा था कि वो इस सिचुएशन से काफी ज्यादा फेमिलियर था। और तब योमी पूछता है, फेमिलियर कैसे? तब योची टेबल में हाथ पटकते हुए बोलता है, मैंने इस चीज को पहले नोटिस क्यों नहीं किया? अब जब मैं सोचता हूँ उसके बारे में कि जब एंट्रेंस सेरेमनी शुरू हुआ था उस टाइम पे उसे पता था कि आखिर वहाँ क्या होने वाला है, और ऐसा लगता है स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को पहले ही इसके बारे में बताया गया है, और अगर ऐसा है भी फिर भी इसका कोई चांस ही नहीं है कि वो इतना काम रह सके। मानो ऐसा लग रहा था कि उसने इस चीज का एक्सपीरियंस पहले ही ले लिया है। तब एओमी योची को धक्का देकर हिलाते हुए बोलता है, ए तुम सुन भी रहे हो? तुम्हारे माथे पर शिकन क्यों है? क्या गलत बात है? और योची मने मन सोच रहा होता है, अगर मेरा गैस सही है तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला है उससे भी हटके होना चाहिए वो। और फिर वो एओमी को बोलता है, क्या मुझे अपर लेवल के स्टूडेंट्स यानी अदर ग्रेड के इंफॉर्मेशन भी मिल सकते हैं? और तब एओमी बोलता है, क्या अदर ग्रेड्स? तुम आखिर ये सब कुछ जानना क्यों चाहते हो अपर क्लासमैन के बारे में? रुको, कहीं तुम अपर क्लासमैन के साथ पंगा लेने के बारे में तो नहीं सोच रहे? तब येची बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो ब्लॉन्ड लड़का हमारे क्लास से हो, तो फिर वो एंट्रेंस सेरेमनी में क्या कर रहा था? मुझे पता लगाने का जरूरत है। फिर वो एओमी को बोलता है, ऑल राइट, मैं बाहर जा रहा हूँ। तब एओमी योची से पूछता है, रुको, ये क्या कह रहे हो? क्लास तो शुरू होने वाला है। तब योची बोलता है, टीचर को बता देना कि मैं इन्फर्मरी गया हूँ, या फिर ऐसा ही कुछ। और तब एओमी बोलता है, तुम कहीं सीरियसली प्लानिंग तो नहीं कर रहे कि तुम अपर क्लासमेंस के क्लासरूम में जाओगे? क्या तुम कर रहे हो? अगर तुम कर भी रहे हो तो तुम्हें बता दो ओगामी, वो तुम्हें पैन केक के तरह क्रश करके रख देंगे। तब येची बोलता है, मैं इतना भी रेकलेस नहीं हूँ, तुम फिक्र मत करो। फिर हम देखते योइची सातो योशिन से बात कर रहा होता है, और योइची सातो योशिन को मैसेज टाइप किया होता है कि मैं क्लास बी के स्टूडेंट के प्रोफाइल्स को देख चुका हूँ। तब सातो योशिन योइची से पूछता है, आखिर तुम्हें ये सब कुछ कहाँ से मिला? तो योइची बोलता है, लॉन्ग स्टोरी है, मेरे एक क्लासमेट ने मुझे दिया और मैंने तुम्हें ईमेल कर दिया, तो तुम चेकआउट कर लेना। उधर से सातो योशिन का रिप्लाई आता है, मैं तुम्हारे चैट में देख लूंगा और मैं उन सबको अच्छे से चेक कर लूंगा। और फिर योइची जब ये सातो योशिन से पूछता है दूसरे दिन कि क्या तुमने ईमेल पढ़े, तब सातो योशिन रिप्लाई नहीं कर रहा होता है, और येची यही सब सोच सोच के परेशान हो रहा होता है, आखिर सातो योशिन कर क्या रहा है? वो यूजुअली घंटे भर में मुझे रिप्लाई कर देता है, क्या उसे कुछ हुआ है? और फिर हम देखते हैं दोनों योइची को बुलाते हुए बोलता है, ओगामी, क्या कोइंसिडेंस है? तुम अकेले हो, लकी मी, तुम हमेशा किसी न किसी के साथ होते हो और मुझे मौका ही नहीं मिलता तुमसे बात करने का। क्या तुम्हारे पास अब टाइम है? मैं वाकई में तुमसे प्राइवेटली बात करना चाहता हूँ। और योइची ये सब बातें दोनों का सुन के वो इग्नोर करके जा रहा होता है। तब दोनों उसको बोलता है, ए मुझे बस ऐसे ही इग्नोर मत करो। और योइची जाते हुए सोच रहा होता है, उस घटने ने मुझे चौंका दिया, अगर मैंने प्रतिक्रिया दी होती तो शायद मैं भी उसके रफ्तार में खींचा चला जाता। और मुझे नहीं पता वो मुझसे क्या चाहता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे रेड फ्लैग्स है
तो अभी के लिए मुझे उसे अवॉइड करना ही अच्छा होगा। और फिर उधर डूनो हंसते हुए बोलता है, हा हा हा। तो ऐसा लगता है अब मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं बचा। शिंडो, येची। और ये सुन के येची पूरा शॉक हो जाता है और उसके तरफ टर्न करते हुए बोलता है, अभी अभी तुमने क्या कहा? और तब डूनो बोलता है, वाओ क्या रिएक्शन है, मैंने नहीं सोचा था तुम्हारे पास भी एक ह्यूमन साइड है। तुम चाहते हो कि मैं दोबारा बोलूं? तब योइची उससे पूछता है, तुम्हें वो नाम कैसे पता, मुझे बताओ, आखिर तुम हो कौन? और उधर डूनो थोड़ा सा उसे मॉक करते हुए बोलता है, हाँ मैंने एक्सपेक्ट तो किया था ये काम करेगा, पर इतने अच्छे से करेगा। उस केस में रेडी हो जाओ मुझे पकड़ने के लिए, क्योंकि अगर तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूँ तो पकड़ो मुझे। और टैग का गेम यहाँ से शुरू होता है। एपिसोड 10 के शुरुआत में हम देखते हैं योइची खिड़की से देख रहा है कि डूनो नीचे गिर रहा है। और इससे पहले लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे डूनो योइची को बोलता है, यहाँ से टैग का गेम शुरू होता है, बोल के वो खिड़की से कूद जाता है। और अभी योइची डूनो को नीचे गिरते हुआ देख रहा है और डूनो नीचे गिरते हुए लास्ट मोमेंट पे पैर का जो टना है उसको पकड़ लेता है और बहुत ही स्वैग के साथ वो लैंड करता है। और लैंड करने के बाद वो खुद से कहता है, वो अभी अभी जो भी मैंने कही ये बहुत ही कूल दिख रहा था। बोलने के बाद वो टर्न करता है और योइची की तरफ देखते हुए बोलता है, वेल तब तो ठीक है योइची कुन, अब से थोड़ा केयरफुल रहना जैसे ही तुम नीचे आओगे। और उसका बोलना खत्म होता ही है कि योइची सीधा कूद जाता है और कूद के वो अपने पैरों पे लैंड करता है। और उसको लैंड करता हुआ देखकर दोनों भी शॉक होता है और वो बोलता है, तुम बस मेरे पीछे आ गए, बस ऐसे ही, और कैसे कर लेते हो ये? और फिर हम देखते हैं योइची को, और योइची जो अपना फेस है वो पूरा डेमोनिक बना लिया हुआ होता है। और उसका डेमोनिक फेस देख के वो डूनो योइची से कहता है, क्योंकि ये टैग का गेम है तो तुम्हें अपना फेस डीमन जैसा दिखाने का जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारा ये जो फेस है ये बहुत ही टेरिफाइंग है। बोल के वो भागने लगता है और वो योइची को कहता है, अगर तुम शुरुआत से ही ऑल आउट जाओगे तो फिर इसमें मजा नहीं आएगा। बोल के वो भागने लगता है और योइची भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। और फिर जो प्रेसिडेंट होता है वो बोलता है, आगे बढ़ो। और किसको बोलता है? योशिन सातो को। और योशिन सातो बोलता है, हाँ क्या कुछ गलत है? और प्रेसिडेंट बोलता है, नहीं बस आगे बढ़ो, अभी कुछ है जो मुझे पर्सनली चेक करना है। और हम देखते हैं प्रेसिडेंट और किसी को नहीं बल्कि योइची को ही देख रहा होता है। हम देखते हैं योइची डूनो के पीछे भाग रहा है और भागते हुए बोलता है वो डूनो को, रुको। लेकिन उधर से डूनो का जवाब आता है, ओह तुम तो मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा फास्ट निकले, तुम्हारे पास तो स्टेमिना भी बहुत है, जैसा बाप वैसा ही बेटा। और उधर से योइची चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो? और मनी मन सोचता है, आखिर उसे कितना पता है मेरे बारे में, और क्या ऐसा हो सकता है कि वो भी न्यूयॉन से हो जैसा वो बंदा था उस टाइम? क्या वो भी मेरे से छुटकारा पाना चाहता है जैसा वो बंदा चाहता था उस टाइम? लेकिन अगर बात ऐसा ही है तो उसने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं? उसके पास तो कई मौके थे, आखिर क्यों? क्या उसके पास कोई और भी ऑब्जेक्टिव है, या फिर किस रीजन की वजह से? आखिर कब से? क्या और भी लोग हो सकते हैं जो छुप के ये सब कुछ कर रहे हो? क्या मैं ये अकेला हैंडल कर सकता हूँ? और ये तो मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा डेंजरस भी हो सकता है। और क्या होगा अगर ये एक जाल हुआ तो? आखिर कब से? क्यों? आखिर कब से? क्यों? बोल के वो दांत चबाते हुए वो दौड़ने लगता है। और तभी वो खुद से कहता है, नहीं मुझे शांत रहना होगा, पैनिक करने से कुछ नहीं बदलने वाला। आखिर मुझे एक ही चीज तो करना है, मुझे बस काम रहना है, यानी शांत रहना है। और उधर से दोनों सोचता है, रुको आखिर वो इतना शांत क्यों हो गया? क्या उसके पास अब स्टेमिना नहीं बचा? और योइची खुद से कहता है, मुझे उसे पकड़ने के लिए मेरा हर चीज झोंकना होगा जो भी मेरे पास है। बोल के वो एकदम दोनों के पास आ जाता है और दोनों भी ये देख के शॉक रह जाता है। और योइची उसे पकड़ते हुए बोलता है, अब यही सबका एंड होता है। लेकिन जैसे ही वो दोनों को पकड़ने जाता है, दोनों डॉज कर जाता है और बोलता है,
क्या? बस इतना ही बोल के वो उसे राउंड किक मारने ही जा रहा होता है और बोलता है अब इसे लो, फिर चखो इसे। और उधर योइची एक हाथ से उसके राउंड किक को ब्लॉक कर दिया हुआ रहता है और ये देख के डूनो बड़ा शॉक रहता है और पूछता है तूने बस इसे ऐसे ही ब्लॉक कर दिया? डैम, तुम्हारे रिफ्लेक्सेस तो काफी इंसेन हैं। और योइची मन ही मन सोचता है अगर ये दर्द जो भी मैं सह रहा हूँ, अगर ये मैंने गलत तरीके से दिया होता तो मेरा हड्डी भी टूट सकता था फॉर श्योर। और लेकिन कुछ टाइम के लिए ही क्यों ना हो, ये मानना बहुत मुश्किल है कि उसने सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर ही रिलाई किया है। क्या उसके पास वाकई इस हद तक पावर आ गया, वो भी सिर्फ एक सिंपल राउंड हाउस किक से? और हम उधर देखते हैं डूनो मन ही मन सोचता है सो ये कुछ नहीं था इसके लिए, है ना? डैम, इसने तो मेरे प्राइड को हर्ट कर दिया। तब डूनो हंसते हुए बोलता है योइची को, ऑल राइट, मैं एडमिट करता हूँ तुम्हारे पास टैलेंट तो है, तो योइची मैं तुम्हारे 3 सवालों का जवाब दूंगा, तो पूछो। और हाँ, इसके बारे में फिक्र मत करना, मैं अब से तुम्हें शिंडो योइची नहीं बुलाऊंगा। और योइची डूनो से पूछता है तो तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुम पर भरोसा रखूं, है ना? और उधर से डूनो बोलता है अगर तुम इतना अनश्योर हो तो मैं तुमसे पिंकी प्रॉमिस भी कर सकता हूँ। और योइची मन ही मन सोचता है ये बंदा तो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, मुझे नहीं पता इसका गोल क्या है, लेकिन मैं यहाँ सीन तो क्रिएट नहीं करना चाहता अभी। और फिर वो डूनो से पूछता है तुम हो कौन? तब डूनो बोलता है वाओ, तुमने इतना रेयर अपॉर्चुनिटी इस तरीके के डम्ब क्वेश्चन में उड़ा दिए। चलो ठीक है, मेरा नाम है नांतो, इस साल ही स्कूल में रिटर्न आया हो, 2nd ईयर। तब ये चीज सोचता है रिटर्न, और फिर पूछता है तुम मुझे कैसे जानते हो? तो डूनो बोलता है कोई मेरा पहचानने वाला है जो तुम्हारे बारे में बोलना बंद ही नहीं कर रहा था, तो मुझे उसकी बातें सुननी पड़ी। और मैंने अपने लाइफ में उस बुढ़े आदमी को कभी इतना बात करते नहीं देखा। तब येची पूछता है कौन है वो बुढ़ा आदमी? तो डूनो बोलता है मेरी कंपनी का प्रेसिडेंट, लोग उन्हें हिगुमा कहते हैं। और इसके साथ तुम्हारे 3 सवालों के जवाब पूरा हो गए और अब से कोई सवाल जवाब नहीं होगा और अब मेरा टर्न है। तो एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं, मैं अपना टेक्निक यूज़ करने जा रहा हूँ। अगर तुम इसे संभाल सकते हो तो उसके रिजल्ट के बेसिस पे डिपेंड करेगा कि मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा या तुम्हें क्रश कर दूंगा यहाँ पर। और हाँ, अपनी आंखें खुली रखना क्योंकि यहाँ कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है। तब यही चीज सोचता है आखिर वो क्या करने वाला है। थोड़ा देर पहले वो बिल्कुल ही अलग बंदा था, अगर गलती से भी मैंने उसे अंडर एस्टिमेट किया तो मेरा तो काम खत्म। और इतने में ही डूनो अपना पंच लेकर योइची के मुंह के सामने ले आता है। और तब योइची सोचता है आखिर ये क्या हो रहा है, ये तो हिगुमा रोई कम्बैट टेक्निक है, स्कल स्प्लिटर। मैं तो इसके स्पीड तक को भी रिएक्ट नहीं कर पा रहा। और तभी सातो सान एक राउंड किक लेकर उन दोनों के बीच में मारता है, जिसके वजह से वो दोनों उस किक को देखकर अलग हो जाते हैं। और तब सातो सैन योइची का कॉलर पकड़ता है और डूनो का हाथ पकड़ के दोनों को धड़ाम से जमीन पे गिरा देता है और उन दोनों को बोलता है क्लास को स्किप करना बस फाइट के लिए, तुम लोगों में वाकई हिम्मत तो है। और उधर डूनो भी थोड़ा आवाज कर रहा होता है क्योंकि उससे दर्द हो रहा होता है। और तब यूशिन सातो बोलता है स्कूल को एक जगह है सीखने का, तुम्हारा पर्सनल प्लेग्राउंड नहीं है। और यही चीज सोचता है आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है सातो सैन। और वो मनी मन सोचता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और सातो सैन बोलता है उठ जाओ, क्या तुम्हें पता भी है तुम अभी किन लोगों के सामने खड़े हो? तब प्रेसिडेंट जो आया हुआ होता है वो बोलता है सातो से, अरे अरे सातो, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये स्टूडेंट ही हमारे फ्यूचर है ना? और मैं दोनों हूँ, न्यूअन के हेड भी और इस स्कूल के मास्टर भी। और तभी उस इंसान को देखते हुए सोचता है वो ये वही है, ये वही है, ये कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है, ये मेरा वो दुश्मन है जिसने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मिकाडो। ऐसा योइची मनी मन सोच रहा होता है।